तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपके मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाला, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द SBIL lecture of chapter number LLP and part 2। आई होप आप सभी ने LLP का पार्ट 1 रिवाइज किया है और उस पार्ट 1 को रिवाइज कर कर ही आप मेरे सामने यहाँ पर प्रकट हुए हो, या फिर मुंह उठाकर आ गया दीदी हम रिवाइज नहीं करते। आप कितना भी बोल दो, हम तो रिवाइज नहीं करेंगे। गुड इवनिंग जानब, आदित्य, रोशन, लक्ष्य, गरिमा, सलेश। गुड इवनिंग साक्षी। हेलो अंशु। गुड इवनिंग प्रशांत। हे भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं। गुड इवनिंग साहिल, अंशिका, हेलो। कुमकुम, गुड इवनिंग कंगना, जेसिका। नहीं यार, इसका कुछ ना कुछ 100% अब परमानेंट सोल्यूशन देखेंगे आज हम लोग। एक्चुअली समझ नहीं आ रहा है इशू हो क्या रहा है। इट्स अबाउट द जैकेट और व्हाट, ये इसका कंफ्यूजन है। जय श्री कृष्णा, मुस्कान, हेलो ऋषु, गुड इवनिंग पार्वती वर्मा। आई होप अभी आई एम परफेक्टली ऑडिबल टू यू। क्या मैं अभी ऑडिबल हूँ क्या? क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? हेलो प्रियांशी, एम आई ऑडिबल नाउ? तो फिर हम रिवाइज करते, एक बार रीकैप देख लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। गुड इवनिंग अमीना, सोहेल, गुड इवनिंग जीके, गुड इवनिंग भूमि। सो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओहो, ये जो LLP वाला चैप्टर है हमारा, उसका आज हम पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। वॉइस स्लो है, वो इंक्रीज हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, सॉर्टेड, बोल दिया, वॉइस भी इंक्रीज हो जाएगी। अभी रीकैप कर ले जरा। आज मेरा साथ कोई नहीं दे रहा है यार। हम्म। चलो 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 गाइस। अरे ओ मेरे नादान परिंदो, इधर ध्यान दे दो। ठीक है, इतनी भी नादानियत ना दिखाओ मेरे परिंदो। चलो चलो चलो। So we have started with LLP, that is limited liability partnership। आखिरकार LLP होता है क्या है? So LLP is a combination of a company and a partnership firm। ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कंपनी जैसी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है और पार्टनरशिप फर्म जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। LLP जब भी बनाना चाहोगे, नाम के एंड में क्या आना चाहिए? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आना चाहिए। आफ्टरवर्ड्स हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, जैसे कि बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मींस क्या? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब वो कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कहने से कंपनी जो इंडिया में बनी है, ऐसी कंपनी जो आउटसाइड इंडिया बनी है, ठीक है, ऐसी LLP जो इस एक्ट के अंदर बनी, ऐसी LLP जो बाहर बनी। इस एक्ट मतलब कौन सा एक्ट है? हमारा LLP एक्ट 2008 पूरा यहाँ पर चलेगा। उसके बाद वी हैव सीन व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल और विच एंड्स ऑन 31 मार्च। लेकिन अगर हमारी LLP 30 सितंबर के बाद बनी है, इन दैट केस फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? नेक्स्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर हो जाएगा। LLP अग्रीमेंट मतलब क्या? LLP अग्रीमेंट मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो किसके बीच में बनता है यहाँ पर? या तो LLP और पार्टनर्स के बीच में बनता है, ये सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में बनता है, उसे हम LLP अग्रीमेंट बोलेंगे। अच्छा, अभी मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ स्मॉल LLP मतलब क्या, तो मुझे फटाफट से कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर की लिमिट बता दो। कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर की लिमिट, स्मॉल LLP किसको बोलोगे?
स्मॉल एलएलपी के लिए कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर की लिमिट एंड क्या दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी है क्या हमें? यस यस, दोनों साइमल्टेनियसली देखना है। कंट्रीब्यूशन भी मैक्सिमम इतना होना चाहिए, टर्नओवर भी मैक्सिमम इतना होना चाहिए, तो फिर वो स्मॉल एलएलपी कहलाएगी। अभी देखते हैं कितना रिवाइज कर कर आए हो। यस परफेक्ट, गरिमा, भूमि, प्रियांशी, कितना रिवाइज कर कर आए हो? लेट्स सी। यार झूठ बोलते हो मुझसे। कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर, ठीक है, स्मॉल एलएलपी का पूछा जा रहा है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। परफेक्ट परफेक्ट आंसर मुझे मिले हैं अभी। यस 25 लैक्स एंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एक ने क्या लिखा है यहाँ पर? बेटा 40 करोड़ नहीं है, 25 लैक्स एंड 40 लैक्स है, ठीक है। वो इंक्रीज हो सकता है आखिरकार, लेकिन आपको जो देखनी है वो लिमिट आप लोगों के लिए क्या है? कंट्रीब्यूशन 25 लैक्स एंड टर्नओवर क्या है हमारा? 40 लैक्स। तो फिर वो स्मॉल एलएलपी कहलाएगा। पार्टनर्स बन सकते हैं, हाँ जी, एलएलपी में आप इंडिविजुअल हो, आप पार्टनर बन सकते हो। अदर देन इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो पगलाया हुआ नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, तो वो पार्टनर बन सकता है। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए होते? 2 चाहिए होते, और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। अगर आपने एलएलपी का बिजनेस कैरी ऑन किया है मोर देन 6 मंथ्स और जो 2 पार्टनर से पार्टनर्स रिड्यूस हो गए, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस्ड बिलो द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, और आपने यहाँ पर कैरी आउट किया है बिजनेस मोर देन 6 मंथ्स, देन इन दैट केस क्या होगा? हर एक पार्टनर लाइबल माना जाएगा और अनलिमिटेड लाइबल माना जाएगा। अच्छा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेरे संग, दैट इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऐसे पार्टनर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एंटायर मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी। ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं इनका सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 7 है। 7 डेजिग्नेटेड, 7 से याद रखना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अच्छा, हर एलएलपी में बोला एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए, 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स चाहिए। इंडिविजुअल क्यों बोला? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट भी एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, आउट ऑफ होम एक कैसा होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया। रेसिडेंट इन इंडिया मतलब मैम ऐसा पर्सन जो कि 120 डेज और मोर इंडिया में रहा है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इस एलएलपी एक्ट के लिए आपको डेज का क्या ध्यान रखना है? 120 डेज और मोर। अच्छा, ये जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स रहने वाले हैं, अगर आपकी ऐसी एलएलपी जिसमें सभी पार्टनर्स बॉडी कॉर्पोरेट है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन रहेगा? उनके जो नॉमिनीज रहने वाले, दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अवर डेजिग्नेटेड पार्टनर। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा, अगर आपके एलएलपी में किसी भी टाइम पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, तो उस केस में क्या है? यू हैव टू फिल दैट कैजुअल वैकेंसी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज में क्या करो? आप उस कैजुअल वैकेंसी को यहाँ पे फिल कर सकते हो, उस पोजीशन को यहाँ पर फिल कर दोगे। अच्छा, कंपनी में डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 से कम हो गए हैं या कोई डेजिग्नेटेड पार्टनर रहा ही नहीं है, इन दैट केस ईच एंड एवरी पार्टनर विल बी कंसिडर्ड एज डेजिग्नेटेड पार्टनर। लास्ट हमने इनकॉर्पोरेशन देखा था, अगर आपको एलएलपी इनकॉर्पोरेट करनी है तो हमने कैसे देखा था? मेरे साथ बोलना है, मैं अकेली नहीं बोलूंगी, मैं बार बार बोलती हूँ, आपको बोलना है बोलना है बोलना है, नो मैटर व्हाट यू हैव टू स्पीक विथ मी। जिसको जो समझना है समझने दो। अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स से पास होना तो बोलना है 2 और मोर पार्टनर्स, ठीक है, 2 और मोर पार्टनर्स हु वांट्स टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस, दे आर गोइंग टू सब्सक्राइब देयर नेम्स ऑन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कभी भी अकेला नहीं जाता, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ क्या जाता है? एक कंप्लाइंस स्टेटमेंट जाएगा आरओसी के पास। कंप्लाइंस स्टेटमेंट शुड बी साइंड ईदर बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर लॉयर जो कि एंगेज्ड इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। वो क्या बोलेगा कि सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन यहाँ पर कंप्लाई की आप आरओसी के पास भेज दोगे। फॉर्म होता है फिलिप फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, ठीक है। फिलिप फॉर्म में आपको बताना है यहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम क्या है। हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास क्या होना चाहिए? डीपिन होना चाहिए, विच मीन्स डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की कंसेंट ले लो। अगर किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास डीपिन नहीं है तो यहाँ पे फिलिप फॉर्म में फाइल करते करते आप मैक्सिमम 5 लोगों का डीपिन ले सकते हो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में नाम क्या चीज होगी?
नेम ऑफ द एलएलपी, एलएलपी का नाम क्या है, यहाँ पर एलएलपी का काम क्या है, पर्पस, ऑब्जेक्ट ऑफ एलएलपी, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस बताना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी। ये जो है हमारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आप किसके पास फाइल करोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करने वाले हो। आरओसी चेक करेगा आपका डॉक्यूमेंट, अगर सब कुछ सही लगता है तो आपको सर्टिफिकेट दे देगा, अगर सही नहीं लगता, उसे लगता है कुछ डिफेक्टिव है, तो वो क्या करने वाला है, आपको बोलेगा नहीं फिर से रीसबमिट करो यहाँ पर। अच्छा, देयर आर टू वेज, आप फिलिप फॉर्म में भी एलएलपी का नाम रिजर्व करवा सकते हो, और एक फॉर्म होता है रन एलएलपी, उसमें भी नाम रिजर्व यहाँ पर करा सकते हो। सब कुछ सही है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स आ रहा है तो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो करेगा, तो एलएलपी बोलती हम सब में वेलकम करेंगे, आप मूवेबल प्रॉपर्टी लाओ, इमूवेबल लाओ, टेंजिबल लाओ, इंटेंजिबल लाओ, कैश लाओ, कुछ भी लाओ, ऑल आर वेलकम। तो आप कोई भी कंट्रीब्यूशन ला सकते हो और यहाँ पर एलएलपी में एंटर हो सकते हो। दैट इज इट, ठीक है। यस बिल्कुल, रीसबमिशन जो पीरियड है इट इज टोटल 30 डेज, एक बार 15 डेज फिर डिफेक्टिव है तो फिर से 15 डेज, ठीक है। अच्छा, आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, कब आप पार्टनर नहीं रहोगे, आपकी पार्टनरशिप कब सीज हो जाएगी, चेंजेस इन पार्टनर को कैसे रजिस्टर करोगे, लाइबिलिटी कितनी रहती है एलएलपी के केस में, विसल ब्लोइंग, एनुअल रिटर्न एंड कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। बहुत ही मजेदार वाला पार्ट होने वाला है एलएलपी का। गाइस ये जो भी एलएलपी वाला चैप्टर है वो आपका परफेक्ट अपडेटेड मॉड्यूल में से है, हो सकता है आपने कभी कहीं और पहले पढ़ा होगा तो उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होगी, लेकिन एज ऑफ नाउ अभी मैं कंसिडर करूँ ये एलएलपी में सब कुछ अपडेटेड है एज पर योर न्यू मॉड्यूल, और साथ ही साथ इसमें मैंने अमेंडमेंट्स भी ऐड किए हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। स्टार्ट करिए बच्चा लोग। छन छना ये बोलता है सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। एक पर्सन अब नहीं चाहता पार्टनर रहना, वो बोलता है अरे बहुत हो गया, अब मैं एलएलपी में पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, अपना इंटेंशन बताएगा कि अब मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ। जो पर्सन एलएलपी में पार्टनर नहीं रहना चाहता है ही इज गोइंग टू टेल हिज इंटेंशन, वो राइटिंग में बताएगा एटलीस्ट 30 डेज पहले सारे पार्टनर्स को कि अरे सुनो सुनो सुनो, अब मैं पार्टनर नहीं रहना चाहता हूँ, अब मेरे को रिजाइन करना है। कितने दिन पहले बताएगा, एटलीस्ट 30 डेज पहले सभी को बताएगा कि अब मैं पार्टनर नहीं रहने वाला हूँ, राइटिंग में एटलीस्ट 30 डेज पहले सारे पार्टनर्स को बता देगा, ठीक है। क्या ये क्लियर हो गया। अच्छा, वो रिजाइन करना चाहते हो तो इस तरह से रिजाइन कर सकता है, अदरवाइज और कब आप पार्टनर नहीं रहोगे, कब आप पार्टनर की समाप्ति हो जाएगी, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, अगर वो मर गया है, अभी मर गया है तो कैसे पार्टनर रहेगा, या फिर हो सकता है आपकी एलएलपी ही खत्म हो गई है, एलएलपी ही डिसॉल्व हो गई है, तो वो पार्टनर नहीं रहने वाला। अब वो जो पर्सन है ना वो पगला गया है, कोर्ट ने बताया है वो तो अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो वो पार्टनर नहीं रह सकता, या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया है, या इंसॉल्वेंट होने के लिए अप्लाई किया है कोर्ट पे, डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, या फिर आपने अप्लाई किया है एज एन इंसॉल्वेंट, इन दैट केस आप पार्टनर नहीं रहोगे, आपकी पार्टनरशिप सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इट इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। सो कब आप पार्टनर नहीं रहोगे, इफ यू वांट टू रिजाइन यू हैव टू गिव अ नोटिस टू अदर पार्टनर्स ऑफ योर इंटेंशन टू रिजाइन एटलीस्ट 30 डेज बिफोर, अदरवाइज आपकी डेथ हो जाती है, एलएलपी डिसॉल्व हो जाती है, आप अनसाउंड माइंड के हो जाते हो, इंसॉल्वेंट हो जाते हो, तो उस केस में हम आपको यहाँ पर पार्टनर नहीं रखेंगे, आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट सीज हो जाएगा। कैसे याद करने वाले हो इसको, ठीक है। डेथ, अनसाउंड माइंड, डीयू, डीयू से याद कर लो, ठीक है। ये डेथ हो गया, आई से इंसॉल्वेंट और यू से अनसाउंड माइंड। चंगा है सब यहाँ तक, इजी पीजी है, आगे बढ़ूं। अच्छा, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। अभी यार पार्टनर का है ना कुछ चेंजेस हो रहा है पार्टनर की इन्फॉर्मेशन में, तो वो आपको बताना पड़ेगा। हर एक पार्टनर को एलएलपी को इन्फॉर्म करना है अगर कोई भी चेंज हो जाता है उसके नेम में या उसके एड्रेस में। कितने दिनों में इन्फॉर्म करना है, 15 डेज के अंदर अंदर ऑफ सच चेंज। अभी मान लो पहले क्या था, पहले मेरा नाम था, मेरा क्यों एग्जाम्पल लेते, किसी और का ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम पहले नाम था किसी का आकांक्षा जैन, और अभी हो गया है किसी का आकांक्षा माहेश्वरी।
लेट्स अज्यूम, तो उस केस में ये एलएलपी में पार्टनर थी, इसका नाम चेंज हुआ, इसका एड्रेस चेंज हुआ, जब से चेंज हुआ है वहां से 15 डेज के अंदर अंदर आपको किसको बताना है, एलएलपी को बताना है। सो कहना ही से हर एक पार्टनर को इन्फॉर्म करना है एलएलपी को, उसका चेंज हुआ नेम और एड्रेस वहां से 15 डेज के अंदर अंदर। क्या ये क्लियर हो गया यहाँ से? ठीक है। अच्छा, अगर कोई पर्सन यहाँ पर पार्टनर नहीं है, नहीं रहा, अब वो पार्टनर नहीं रहा है, तो उसे आरओसी को भी बताना है कि सुनो आरओसी, मैं पार्टनर नहीं रहा। उसे 30 डेज के अंदर अंदर बताना है फ्रॉम द डेट वो पार्टनर नहीं रहा, या फिर वो पार्टनर बन भी जाता है तो उसे आगे आरओसी को बताना रहने वाला है। अच्छा, अगर कोई भी चेंजेस है नेम और एड्रेस में पार्टनर के, तो वह आरओसी के साथ भी फाइल होने वाले हैं। अच्छा, बहुत इजीली मैं बता देती हूँ तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है जब तक चार्ट नहीं बनेगा ना तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस, हो क्या रहा है, अगर किसी भी पार्टनर का नेम और एड्रेस यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये पार्टनर है, इसका नेम और एड्रेस चेंज हो रहा है, तो इसे किसको इन्फॉर्म करना है, एलएलपी को इन्फॉर्म करना है। कितने दिनों में इन्फॉर्म करना है, फटाफट चैट बॉक्स में लिख कर बताओ कितने दिनों में इन्फॉर्म करना है, इसे इन्फॉर्म करेगा विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज। चेंज हुआ है वहां से 15 डेज के अंदर अंदर एलएलपी को बताओ। अभी एलएलपी की ड्यूटी क्या, एलएलपी हर एक बात किसको बताता है, अरे जैसे कंपनी बताती थी ना अपनी उसको आरओसी को, वैसे ही एलएलपी हर एक बात किसको बताता है, आरओसी को बताता है। एकदम चुगली करता है, मम्मा कैसे हमारी हर बात पापा को बता देती है ना, वैसे ही एलएलपी भी हर बात आरओसी को बता देता है। ठीक है, तो ये एलएलपी आरओसी को बताएगा कि सुनो सुनो, ये पार्टनर के नाम और एड्रेस में चेंज हुआ है। एलएलपी को कितने दिनों में बताना है, विद इन 30 डेज बताना रहेगा। क्या ये क्लियर हुआ है? ये देखो, यही चीज पूरी बताई है, चेंज हुआ वहां से 30 डेज के अंदर बताना रहेगा। इजी पीजी 15 और 30। एक और पॉइंट जो यहाँ पर एडिशनल दे रखा है, अगर कोई इफ अ पर्सन बिकम्स पार्टनर, अगर कोई पर्सन पार्टनर बनता है, ठीक है, या फिर पार्टनर नहीं रहे, अब वो सीज टू बी अ पार्टनर इन एलएलपी, कोई भी पर्सन अगर पार्टनर बनता है या अब पार्टनर नहीं रहा एलएलपी में, सो एलएलपी को ये भी आगे इन्फॉर्म करना पड़ेगा आरओसी को। कितने दिनों में, आरओसी का फेवरेट टाइम लिमिट क्या है, 30 डेज में इन्फॉर्म करना रहेगा। क्या ये दोनों पॉइंट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर दिमाग में चली गई है क्या? क्या चले गए हैं क्या? ये देखो, चार्ट बन के सब कुछ कितना इजी इजी लगता है ना, कि बस अब तो ये पढ़ना ही नहीं, डायरेक्ट चार्ट देख लो। इज इट क्लियर? रुको 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 जरा, फोन रख देते हैं हम। हम्म, ठीक है, अभी तो कोई इशू नहीं है, आप कुछ मैसेज नहीं करना है ना अभी, ठीक है, आईटी पर्सन को नहीं बताना, अभी इट इज ओके राइट। अच्छा, आगे देखो, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, ऐसा पर्सन जो अभी पार्टनर नहीं रहा है एलएलपी में, वो चाहे तो खुद भी आरओसी को बता सकता है। अभी क्या है, आप एलएलपी में पार्टनर नहीं रहे, आपने एलएलपी को बताया, एलएलपी 30 डेज में किसको बताना है, एलएलपी 30 डेज में आरओसी को बता रहा है। लेकिन जो पर्सन पार्टनर नहीं रहा, वो चाहे तो किसको डायरेक्टली आरओसी को बता सकता है कि आरओसी सुनो, अब इस एलएलपी में मैं पार्टनर नहीं हूँ। आरओसी क्या करेगा, ऐसे ही बात मान लेगा? नहीं, आरओसी एलएलपी से बोलेगा, एलएलपी एलएलपी क्या ये पर्सन पार्टनर नहीं रहा क्या? सो आरओसी एक कंफर्मेशन ले लेगा एलएलपी से, क्या ये पार्टनर नहीं रहा क्या? लेकिन ये जो हमारी एलएलपी है, ये तो महान नालायक है, आरओसी को भी कंफर्मेशन नहीं दे रही है। आरओसी ने 15 दिन तक वेट किया, आरओसी को कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है। इन दैट केस आरओसी बोलेगा, अरे जाओ, हम क्या कर रहे हैं, हम मान रहे कि ये तुम्हारा पार्टनर नहीं है। अगर नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय एलएलपी विद इन 15 डेज, आरओसी रजिस्टर कर देगा उस नोटिस को जो कि पार्टनर ने भेजा है। या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? इसको मैं करवाऊं, लिखवाऊं इसे?
इसे भी लिख दो, सीजेशन ऑफ पार्टनर जो है उसका नोटिस है ना, पार्टनर खुद भेज रहा है ना, पार्टनर नोटिस टू आरओसी बाय हिमसेल्फ। जनरली क्या होगा, जनरली अभी हमने देखा है कोई पर्सन पार्टनर नहीं रहा है, वो इन्फॉर्म कर रहा है एलएलपी को, एलएलपी 30 डेज में आरओसी को बता रही है। लेकिन ये पर्सन, ये पार्टनर चाहे तो खुद ही, मान लो ये जो पार्टनर है ये चाहे तो क्या कर सकता है, खुद ही डायरेक्टली किसको इन्फॉर्म करने वाले हैं, ये डायरेक्टली इन्फॉर्म करने वाले हैं एलएलपी को कि एलएलपी सुनो सुनो मैं पार्टनर नहीं रहा। तो ये पर्सन डायरेक्टली जा सकता है, कितना क्यूटू पर्सन है हमारा, ये पर्सन डायरेक्टली इन्फॉर्म करेगा आरओसी को अबाउट सीजेशन ऑफ पार्टनर, इन्फॉर्म करेगा अबाउट सीजेशन कि आरओसी अब मैं इस एलएलपी में पार्टनर नहीं रहा। आरओसी क्या करेगी, आरओसी कंफर्मेशन लेगी ना बेटा। सो आरओसी क्या करने वाली है, आरओसी विल टेक कंफर्मेशन फ्रॉम एलएलपी। ऐसे ही उसकी बात मान लेगी क्या, वो कंफर्मेशन ले लेगी एलएलपी से। लेकिन ये जो एलएलपी है हमारी, कोई रिप्लाई नहीं कर रही है, कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही है एलएलपी जो है। इफ नो कंफर्मेशन फ्रॉम एलएलपी, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है एलएलपी से कितने दिनों में, विद इन 15 डेज, देन आरओसी क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा सीजेशन ऑफ पार्टनर। वो मान लेगा कि अब वो पार्टनर नहीं रहा। क्या ये क्लियर है, क्या चार्ट बना दिया है मेरे साथ साथ? ऐसे ही चार्ट बनाने रहते हैं। सीजेशन मतलब वो पार्टनर नहीं रहा। आर्यन अभी कंपनी लॉ में भी तो पढ़ा था अपन ने, सीजेशन ऑफ मेंबरशिप, खत्म, समाप्ति हो गई पार्टनरशिप से। ठीक है, देखने दो जरा क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहे हो आप लोग। कटोरा कट, हाँ पीयूष कितना प्यारा है वो। मारूंगी ना तुम लोगों को, गरिमा। मैम की क्यूट ड्राइंग, यस क्यूट तो है। थैंक यू आशी। क्लियर हो गया? ठीक है, यही पूरा पॉइंट हमने यहाँ पर गिवन है। एक बार पूरा पूरा बता दूं, सुन लो ध्यान से। हम लोगों ने स्टार्ट किया रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। अगर पार्टनर के नाम और एड्रेस में कुछ भी चेंज होता है तो वहां पर क्या होगा, पार्टनर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। पार्टनर इन्फॉर्म करेगा 15 डेज में एलएलपी को, एलएलपी आगे आरओसी को इन्फॉर्म करेगी 30 डेज में। ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर सीज हो जाता है टू बी अ पार्टनर, उसे एलएलपी को पार्टनर को एलएलपी को बताना है, एलएलपी 30 डेज में आरओसी को यहाँ पर बता देगी। एलएलपी नहीं बता दी तो पार्टनर खुद जाके आरओसी को बता देगा। आरओसी एलएलपी से पूछेगी, कंफर्मेशन लेगी, क्या ये पार्टनर नहीं रहा क्या। एलएलपी ने 15 डेज में कोई कंफर्मेशन ही नहीं दिया, हाय राम कैसी एलएलपी। उस केस में क्या होगा, आरओसी कंफर्मेशन कर लेगा। कब आप पार्टनर नहीं रहोगे, अगर आप रिजाइन करते हो आपको एटलीस्ट क्या करना है, यहाँ पर 30 डेज पहले बताना है दूसरे पार्टनर्स को ऑफ योर इंटेंशन टू रिजाइन। अगर किसी पार्टनर्स का ड्यू हो गया, ड्यू क्या डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट अनसाउंड माइंड का है, तो फिर वो पार्टनर नहीं रहेगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है? आर्यन ठाकुर तुम्हारी होगी बेकार, मेरी तो बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरी तो बड़ी प्यारी है, मुझे तुम्हारा नहीं पता। चल, पार्टनर एज एजेंट। पार्टनर एज एजेंट क्या बोलता है, यहाँ पर जो पार्टनर है वो सभी एलएलपी के एजेंट होते हैं। ठीक है, ये है एलएलपी, ये एलएलपी के सारे जो पार्टनर्स हैं वो एलएलपी के एजेंट होते हैं। ये पार्टनर कभी भी एक दूसरे के एजेंट नहीं होते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पर पार्टनर्स ना एक दूसरे के एजेंट होते हैं। अगर एक पार्टनर ने गलत किया तो सारे पार्टनर्स लाइबल होते हैं, ऐसा माना जाएगा कि बाकी पार्टनर्स को भी पता था। ठीक है, बट एलएलपी के केस में पार्टनर्स सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के एजेंट होते हैं। ठीक है, एलएलपी के एजेंट होते, एक दूसरे के एजेंट यहाँ पर नहीं होते, यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। एवरी पार्टनर ऑफ अ एलएलपी इज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी। एलएलपी के बिजनेस पर्पस के लिए वो क्या है, यहाँ पर एजेंट माना जाएगा।
अपनी एलएलपी का, लेकिन दूसरे पार्टनर्स का एजेंट माना नहीं जाएगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अभी है कि ये जो एलएलपी है उसकी लाइबिलिटी क्या है, ये जो एलएलपी हम पढ़ रहे हैं उसकी लाइबिलिटी क्या रहने वाली है। देखो, एलएलपी कभी भी बाउंड नहीं रहेगी किसी भी चीज से, जो भी उसके पार्टनर ने किया है उसके लिए एलएलपी बाउंड नहीं रहने वाली है। लेकिन अगर कोई भी काम किसने किया है, आपके पार्टनर ने किया है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी पार्टनर ने वो पर्टिकुलर काम किया। अथॉरिटी नहीं थी मतलब दीदी उसके पास कोई पावर नहीं थी, फिर भी वो ऐसा काम कर रहा है, अपनी पावर से जाके बाहर काम कर रहा है। या फिर इस पर्सन को पता है, जो पर्सन डीलिंग कर रहा है उसको पता है पार्टनर के पास कोई अथॉरिटी नहीं, स्टिल ही इज डीलिंग विद इट, उस केस में एलएलपी की बाउंडेशन नहीं होगी, एलएलपी बाउंड नहीं होगी, वो पर्सन खुद बाउंड होने वाला है। तो लाइबिलिटी किसकी होगी? उस पर्सन की होगी। सी अगेन समझो मेरी बात को, अगर कोई भी कंफ्यूजन है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, साक्षी इज अ पार्टनर इन आवर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। साक्षी के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर कोई काम कर रही है। जिस पर्सन के साथ डील कर रही है, ही और शी हैज़ अ नॉलेज कि साक्षी के पास अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो उसमें एलएलपी लाइबल नहीं होगी, एलएलपी बाउंड नहीं होगी। एम आई क्लियर? तो कौन बाउंड होगा? पार्टनर्स। जो पार्टनर डील कर रहा है, दैट पार्टनर वुड बी लाइबल, दैट पार्टनर वुड बी बाउंड बाय हिज एक्ट। ठीक है। अच्छा, एलएलपी जो है वो कब लाइबल होगी? अगर कोई पार्टनर जो है एलएलपी का रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, उसके पार्ट पे रॉन्गफुल एक्ट कर रहा है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कर रहा है और अपनी अथॉरिटी के अंदर कर रहा है, तो एलएलपी लाइबल होगी। यहाँ पर कैसा रिलेशन है? प्रिंसिपल और एजेंट वाला है। एलएलपी इज द प्रिंसिपल एंड द पार्टनर्स आर इट्स एजेंट। लेकिन एलएलपी कब लाइबल होगी? जब पार्टनर ने कोई भी काम किया है, गलत काम किया है, या कोई ओमिशन, ओमिशन मतलब कुछ काम नहीं किया है बट विद इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है और अपनी पावर के अंदर है, तो उसके लिए हम एलएलपी को लाइबल मानेंगे। अदरवाइज अगर उसने अपनी आउट ऑफ पावर जाके किया, आउट ऑफ अथॉरिटी जाके किया है, सो एलएलपी विल नॉट बी लाइबल, ओनली द पार्टनर्स विल बी लाइबल। एम आई वेरी 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 क्लियर? क्या बताओ जरा? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। कोई भी किसी भी तरह का डाउट, दिक्कत, परेशानी? वैसे इजी चल रहा है अभी तक, है ना? कैन आई प्रोसीड फर्दर? क्या आगे बढ़े? चलो। अरे ये क्या देख रहे हैं हम लोग? अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड, तो फ्रॉड के केस में लाइबिलिटी कैसे हो जाएगी? लिमिटेड रहेगी क्या? पागल समझे हो क्या हमें? अनलिमिटेड रहेगी। जमशेद अंसारी, इस जो चैप्टर है इसका वेटेज इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मार्क्स। बेटा जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना तभी मैंने वेटेज बता दिया था। ठीक है। साक्षी आई डोंट थिंक वॉइस स्लो है, वॉइस इंक्रीज होगी बेटा, प्लीज आप एक बार अपना डिवाइस चेक करो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के केस में क्या होगा? आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है। कब कब ऐसा होगा? एलएलपी, एलएलपी का जो भी पार्टनर है, उन्होंने एलएलपी को बनाई क्यों है? क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए बनाई गई है। यानी कि उनका इरादा था पैसे लेना क्रेडिटर से और फिर बंद कर दो एलएलपी को। तो अगर आपने एलएलपी बनाई है इस इरादे से कि हम क्रेडिटर्स को ना फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी करेंगे, क्रेडिटर्स को चकमा दे देने वाले हैं, यहाँ पर उनके पैसे लेकर बंद हो जाएंगे, तो उस केस में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड यहाँ पर रहने वाली है। सो कब अनलिमिटेड रहने वाली है? अगर आपने एलएलपी को बनाया है टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स, तो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी, सभी पार्टनर्स के लिए भी। अच्छा, फिर अगर आपसे पूछा आपकी जो एलएलपी है, चाहे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, पार्टनर हो, डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, उन्होंने कोई भी बिजनेस कैरी ऑन किया है एलएलपी का फ्रॉड्यूलेंट मैनर में, तो भैया अब तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम बचोगे क्या? तुम बच नहीं पाओगे। अगर तुम फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी कर रहे हो आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। पहला हमने देखा क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर रहे हैं, सेकंड हम यहाँ पर देख रहे हैं आप अपना बिजनेस ही फ्रॉड्यूलेंट तरीके से कर रहे हो, तो सभी लोग अनलिमिटेड लाइबल होंगे। यहाँ पर फिर देखो
कोई भी पर्सन है जिसको लॉस हुआ है, कोई भी एम्प्लॉय है जिसको लॉस हुआ है, जिसको डैमेज हुआ है, क्यों डैमेज हुआ है? आपने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से उस पर्सन को डैमेज हुआ है, आपने फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटी करी, उसके कारण किसी एम्प्लॉय को, किसी डेजिग्नेटेड पार्टनर को डैमेज हुआ है, देन इट इज योर ड्यूटी एज एन एलएलपी। आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पर बच्चा लोग, कि आपको उसको कॉम्पनसेशन देना रहेगा। क्या इशू आ रहा है बेटा, किस चीज में इशू आ रहा है, क्या इतना लंबा लंबा डिस्कशन हो रहा है? यस प्रियांशी, परफेक्ट। प्रियांशी वॉइस का इशू आ रहा है क्या? अच्छा खुशी, वॉइस बाद में आ रही है और एक्शन पहले में हो रहा है ऐसा? वॉइस स्लो तो नहीं है ना? वो भी सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि वॉइस इज नॉट स्लो। बता दो जला, जरा 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 बता दो। सब सही है, परफेक्ट है, राइट, थैंक यू थैंक यू। चलो, नेक्स्ट क्या बोला है, इस बात का ध्यान रखना दैट सच एलएलपी लाइबल नहीं होगी अगर पार्टनर ने, डेजिग्नेटेड पार्टनर ने या एम्प्लॉय ने फ्रॉड्यूलेंटली एक्ट किया पर बिना एलएलपी के नॉलेज के, एलएलपी को पता ही नहीं है लेकिन पार्टनर, डीपी और एम्प्लॉय ने फ्रॉड्यूलेंटली एक्ट किया। इन दैट केस ओनली एंड ओनली दोज पार्टनर्स, दोज डीपीज एंड दोज एम्प्लॉयज वुड बी लाइबल। आपकी एलएलपी लाइबल यहाँ पर नहीं होने वाली है। एम आई वेरी क्लियर? चारों पॉइंट्स फिर से बताती हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी इन द केस ऑफ फ्रॉड इफ यू हैव इनकॉर्पोरेट द एलएलपी फॉर द पर्पस ऑफ डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स, तो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इफ यू आर कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी इन अ फ्रॉड्यूलेंट मैनर, आपकी जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड है। अगर डैमेज पहुंचाए किसी भी पार्टनर को, एम्प्लॉय को, इन दैट केस इट इज योर ड्यूटी टू पे द कॉम्पनसेशन टू देम। अगर एलएलपी को नहीं पता और डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय ने फ्रॉड्यूलेंट वे में एक्ट किया, इन दैट केस एलएलपी विल नॉट बी लाइबल, पर वो सारे पार्टनर्स और एम्प्लॉयज लाइबल रहेंगे। ठीक है, क्या ये क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम इजी पीजी था। परफेक्ट, यस, ओके, थैंक यू साधक, पीयूष एंड प्रियांशी टू लेटिंग मी नो। ये मेरे साथ ना रिवाइज करना होता है, आंख बंद करके, मेरे को नहीं रिवाइज करना है, आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट है विसल ब्लोइंग। क्या होता है विसल ब्लोइंग? अभी एक दो बच्चे तो करके दिखा देते हैं कि दीदी बस ऐसे ही होता है विसल ब्लोइंग, ऐसे सीटी मारना होता है। मुझे नहीं आती है वैसे, तो अभी मुझे पता है तुम में से है बहुत सारे बच्चे तो भी सीटी मार के बता देंगे दीदी ये यही होता है विसल ब्लोइंग। तो ओके, ये बताओ मुझे, लॉजिकली समझे तो ये विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट आ कहाँ से आया होगा? क्या लगता है हमें, ये विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से होगा? कभी देखा है मैचेस वगैरह में कुछ भी होता है तो रेफरी विसल ब्लो कर देता है, ठीक है? तो वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया हमारे विसल ब्लोइंग का, कि अगर आपकी एलएलपी में कुछ भी गलत हो रहा है और तुम्हें दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो तुम जाके कोर्ट को बता दो, तुम जाके ट्रिब्यूनल को बता दो। दीदी बताने से क्या होगा? अरे बताने से बस इतना होगा कि तुम्हारी जो पनिशमेंट है ना वो कम हो जाएगी, या हो सकता है कि तुम्हारी पूरी की पूरी पनिशमेंट ही माफ कर दे यहाँ पर। अच्छा बचपन में याद करो ना अपने स्कूल के दिन, उसमें क्या होता था, कोई तो बच्चा होगा जो बहुत शैतानी करता था, परेशान करता था, तो टीचर पूछेगी, पूरी क्लास से पूछेगी कि बताओ किसने किया ये काम। तो पूरी क्लास एकदम शांत होती थी, एकदम चुप होती थी, कोई कुछ जवाब ही नहीं देता था। क्यों जवाब नहीं देता था? फिर टीचर बोलती थी अगर तुमने बताया तो अच्छा होगा। तो उसमें से ना एक बच्चा तो हमेशा शाना निकल ही जाता था, वो जाता था, पूरी क्लास शांत बैठी है लेकिन वो बच्चा जाता और जाके बताता है कि मैम मैम इसने ऐसा किया। तो अब उसने बता दिया तो उससे क्या होगा, मे बी उसकी जो पनिशमेंट है वो टीचर कम कर दे, या फिर हो सकता है उसकी पनिशमेंट ही खत्म कर दे। कहने से उसने विसल ब्लो किया, उसने बता दिया क्या हो रहा था। वही कंसेप्ट एलएलपी में चल रहा है। अगर आपकी एलएलपी में कुछ गलत हो रहा है तो एलएलपी का पार्टनर या फिर एलएलपी का एम्प्लॉय ने अगर यूजफुल इंफॉर्मेशन दे दी, काम की इंफॉर्मेशन दे दी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, किसको काम की इंफॉर्मेशन देते हैं दीदी? कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को। सो कोर्ट और ट्रिब्यूनल को आपने ना यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। यस यस, चुगली करना एब्सोल्युटली गरिमा, ठीक है, आपने ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, हम कर सकते हैं आपकी पेनल्टी रिड्यूस या वेव, वेव मतलब पूरी तरह से खत्म कर देंगे।
खत्म कर देंगे आपकी पेनल्टी। या कोई भी इंफॉर्मेशन पार्टनर ने दी है एंड उसकी वजह से हम एलएलपी पे इन्वेस्टिगेशन कर पा रहे हैं, हमें लग रहा है इस एलएलपी में कुछ तो काला है, हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो जो पार्टनर बताता है, जो एम्प्लॉय बताता है, हम उसे क्या बोलते हैं, उसने विसल ब्लो किया है यहाँ पर। अच्छा, किसको बताएंगे, फटाफट कॉन्सेप्ट सुनो। कोई भी पार्टनर, गाइस सुन लो, ठीक है, कोई भी पार्टनर या कोई भी एम्प्लॉय क्या कर रहा है यहाँ पर, रिड्यूस हो जाए उसकी पेनल्टी वेव ऑफ हो जाए, इसलिए वो यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टू द कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर वो इन्फॉर्मेशन देने की वजह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है एलएलपी में, इन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर हम मानेंगे विसल ब्लोइंग वाला कॉन्सेप्ट हुआ है। अच्छा, पार्टनर यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी बात बोली, जिस भी पर्सन ने चुगली करी थी ना, जिस भी पर्सन ने, जिस भी एम्प्लॉय ने और पार्टनर ने चुगली करी थी यार, उनका ध्यान रखना है, उस पर्सन का यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको निकाल दो एलएलपी से, ठीक है, उसका डिमोशन नहीं होना चाहिए। डिमोशन क्या होता है दीदी, प्रमोशन तो सुना है, डिमोशन क्या होता है, प्रमोशन मतलब एक लेवल ऊपर ना, डिमोशन मतलब जिस लेवल पे उससे नीचे, ठीक है। तो उस पर्सन का डिमोशन नहीं होना चाहिए, उस पर्सन को सस्पेंड नहीं करना, थ्रेटन, डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, हैरस नहीं करना है किसी भी तरह से, उस पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है जिस पर्सन ने जाकर चुगली करी है कोर्ट को या फिर एनसीएलटी को। अगेंस्ट द टर्म्स एंड कंडीशन आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दी है। इजी पीजी था क्या। यस, एनसीएलटी को भी बोल सकते हो पीयूष, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। परफेक्ट, मजा आ रही है। सो कहने से आपको याद रहे, तो ये क्या हो जाएगा, चुगली हो जाएगी। ये कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय जाके किसको चुगली करेगा, इधर कोर्ट को और ट्रिब्यूनल को चुगली करता है। आपको पता है ये विसल ब्लोइंग वाला जो क्वेश्चन है वो इस बार के अटेम्प्ट में SBIL में पूछा गया था। सो दिसंबर 24 में पूरा क्वेश्चन पूछा गया था फॉर विसल ब्लोइंग। देखो इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे ना। परफेक्ट प्रियांशी, यस, ठीक है, आगे बढ़ू। कौन सा पार्ट बी, भूमि शर्मा, किसका पार्ट बी बेटा। हाँ जी, अब आते हैं हम कुछ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पे कि ये जो एलएलपी है उसको क्या कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं या कोई रिकॉर्ड्स ऑडिट मेंटेन करने हैं क्या। तो हमारी एलएलपी को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते प्रॉपरली। इधर वो कैश बेसिस पर कर सकती है या फिर अक्रूवल बेसिस पर कर सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग उसे सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने हैं। कहाँ रखना है, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर उसे रखना रहेगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है। सो एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है कैश या अक्रूवल बेसिस पर, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और उसे रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आखिरकार होता क्या है, एक बार जरा हम वो देख लेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये लिखा होता है कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तो सम ऑफ मनी रिसीव्ड और सम ऑफ मनी एक्सपेंडेड, कितना पैसा आया, रिसीव कितना और कितना खर्च किया है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। फिर लिखा रहता है कितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज है एलएलपी के पास, वो बता दो। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, कितने गुड्स परचेज किए, इन्वेंटरी क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, फिनिश्ड गुड्स क्या है, एंड लास्ट में एनी अदर पर्टिकुलर्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, जो भी पार्टनर्स यहाँ पर डिसाइड करें, ठीक है। कैसे याद करोगे वो मैं बताती हूँ, ठीक है ना। MAS और एनी अदर तो हमें याद है, ठीक है, तो आप उसे याद कर लो सैम से। सैम से कैसे याद करने वाले हो, एस से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, ए से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड, एम से मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये सभी सभी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़े।
अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए ही बोला गया है। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एलएलपी के लिए कब तक प्रिजर्व करके रखना है दीदी? तो इसका प्रिजर्वेशन हो जाना चाहिए 8 ईयर्स के लिए। तो आपको 8 साल तक इसे संभाल के रखना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस पे बन सकते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पर बनाने हैं आपको, एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है। क्या आएगा? सैम आएगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज आएगा, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरीज आएगा, असेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिकॉर्ड आने वाला है यहाँ पर, एंड मसी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडिचर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना है 8 ईयर्स तक। क्लियर है यहाँ तक? एकदम परफेक्ट है। अच्छा, अब हम आए हैं एक दूसरे डॉक्यूमेंट पे, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको साइन करवाना पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ एलएलपी। कौन साइन करता है? हमारे एलएलपी के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यस, वही डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलएलपी के मैनेजमेंट के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी इस स्टेटमेंट को साइन करता है एलएलपी के बिहाफ पे उनके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तुम्हें पता है, अगर आपकी एलएलपी का चल रहा है CIRP, कौन सा आरपी समझाती हूँ, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। दीदी ये कौन सी बला है? वो अभी आपको समझाया जाएगा। CIRP का मतलब क्या होता है ना बेटा, आपकी एलएलपी जो है इंसॉल्वेंट होने वाली है, आपकी एलएलपी बंद होने वाली है, इंसॉल्वेंट होकर बंद होने वाली है, लेकिन उससे पहले हम ट्राई करते हैं कि उसे रिवाइव कर दो, उसे जिंदा कर दो। उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। वो हम ट्राई करते हैं जो इंसॉल्वेंट हो रही है उसको हम फिर से रिजॉल्व कर दे, उसे फिर से रिवाइव कर दें। तो इफ एट ऑल, अगर आपका, बस इतना ही समझना है हमें अभी के लिए, रेलिवेंट इतना ही है, इफ एट ऑल अगर आपकी एलएलपी CIRP में है, एलएलपी के अगेंस्ट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो उस केस में क्वेश्चन क्या है? उस केस में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, अब इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी को साइन कौन करेगा? तो उस केस में इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को साइन कर सकता है एलएलपी के बिहाफ पर पहला पर्सन है जिसे हम बोलते हैं इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, वो साइन कर सकता है, या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल साइन कर सकता है, या फिर लिक्विडेटर साइन कर सकता है यहाँ पर, और एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेटर साइन कर सकता है। तो इनमें से कोई भी पर्सन साइन कर सकता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। क्या ये क्लियर है? बहुत ही इजी वे में समझना है, आपको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। आप मेरे साथ अभी तक पढ़े हो, आपको मेरा तरीका समझ आ गया होगा ऑफ टीचिंग द थिंग्स। इफ यू आर फेसिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग देन इट इज माई ड्यूटी टू ब्रेक डाउन दोज कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इनटू इजियर वंस। ऐसा नहीं कि इजी चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स बना दो या कॉम्प्लेक्स को और कॉम्प्लेक्स कर दो। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। जितना रेलिवेंट है, जितना जरूरी है, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है, वी आर गोइंग टू कवर इट इन सच ए ईजियर वे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। सो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी जनरली डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एलएलपी, राइट? बट अगर हमारी एलएलपी के अगेंस्ट CIRP स्टार्ट हो गई है तो क्वेश्चन ये आता है साइन कौन करेगा? या तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, या फिर लिक्विडेटर, या फिर एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, प्राची मिश्रा रिपीट कर दिया बेटा मैंने। अच्छा, ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को आपको कौन से फॉर्म में मेंटेन करके रखना है? तो ये फॉर्म्स याद रखने हैं बेटा, है ना? आपको एलएलपी का जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है यू हैव टू मेंटेन इन फॉर्म 8 में इसको बनाना रहेगा, और आपको आरओसी के साथ इसे फाइल करना है। कितने पीरियड के अंदर फाइल करना है ये कौन बताएगा, वो मुझे बताना। ये बोल रखा है विद इन अ पीरियड of 30 days from the end of from the end of 6 months of financial year। तो मुझे डेट बताओ कब तक फाइल करना है, तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? लेट्स सी कितना इंटरप्रेट कर पाए हो। कब तक फाइलिंग करनी है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी को? ठीक है, जब तक मैं पानी पीती हूँ तो मुझे बताओ। हम्म
नहीं बच्चों, गलत समझ रहे हो। ये नहीं कहना चाह रही थी। रुको 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 मेरे नादान परिंदो, रुको जरा। स्टार्ट हो गए हाँ सारे के सारे। 30 डेज 30 डेज, रुक जाओ मेरे नादान परिंदो। क्या बोला है यहाँ पर? लिसन, एलएलपी को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी बनानी है फॉर्म 8 में। कब तक आरओसी के पास फाइल करना है? क्या बोला है? विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर। कहाँ से 30 डेज? फ्रॉम द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर, वहां से 30 डेज। मेरे साथ काउंट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा? मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। ठीक है, तो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा। 30 सितंबर से 30 डेज के अंदर अंदर, यानी कि कहना ही से 30 अक्टूबर तक फाइलिंग करनी है। कब तक फाइलिंग करनी है? 30 अक्टूबर तक फाइलिंग करनी रहेगी। अभी समझा? गया? भेजे में गया? भेजे में भेजा क्या मैंने? 30 अक्टूबर। ठीक है, तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, यानी कि कब तक आपको आरओसी के पास फाइलिंग करनी है? इट इज गोइंग टू बी 30 अक्टूबर विल बी द लास्ट डेट जब आपको आरओसी के पास फाइलिंग करनी रहेगी। अभी समझ गया ना? 6 मंथ्स बोला, कहाँ से 6 मंथ से? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यस मैम, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 6 मंथ्स, और वहां से 30 डेज के अंदर अंदर फाइलिंग करनी है। 6 मंथ्स खत्म हो रहे हैं 30 सितंबर, यहाँ से 30 डेज गिनोगे, 30 अक्टूबर विल बी द लास्ट डेट। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 8 है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। इसको हम ऐसे बोलेंगे सॉस, SOS, सॉस बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर याद रखना कौन साइन करता है इसे? साइंड बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अगर CIRP चल रही है तो कौन साइन करने वाला है? IRP, RP, लिक्विडेटर, या फिर LLP का एडमिनिस्ट्रेटर। इफ यू वांट आप ऐसे शॉर्ट में छोटे छोटे से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, किसके बारे में बात करी थी हमने? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। अच्छा, जो भी LLP के अकाउंट्स बनते हैं वो अकाउंट्स भी ऑडिट होंगे, एंड एज पर द LLP रूल्स के हिसाब से ऑडिट हो जाएंगे। परफेक्ट। नहीं पीयूष, चक्कर नहीं खाना है बेटा। अच्छा, अभी तो आई होप क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हो आप ऑडिट से रिलेटेड। क्या LLP के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको ऑडिट करवानी रहेगी क्या? यहाँ पर बहुत प्यारी चीजें समझने की कोशिश करना। ऐसी LLP जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड इन एनी फाइनेंशियल ईयर 40 लाख रुपीज। मतलब ऐसी LLP जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपीज से एक्सीड नहीं कर रहा है। कहने से दीदी, अगर ऐसी LLP जिसका टर्नओवर जो है मैक्सिमम कितना है यहाँ पर? 40 लाख रुपीज है। सो LLP जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपीज है, एक्सीड नहीं कर रहा, या फिर और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सीड नहीं कर रहा है 25 लाख रुपए, और उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में उस LLP को अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने रहेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसका एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी मैं, इसका एक न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा। सो मेरी एक LLP है जिसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 25 लाख रुपए तक है मैक्सिमम, या फिर और आया, और मतलब कोई भी कंडीशन अगर अप्लाई हो गई तो ऑडिट करवानी है, या फिर अगर आपका टर्नओवर कितना है? 40 लाख रुपीज तक है तो आपको ऑडिट नहीं करवानी है। क्या ये क्लियर है? और दोनों में से एक कंडीशन, एंड नहीं है, और है यहाँ पर, समझाया जाएगा। डू नॉट वरी, नो वरी व्हेन आई एम हियर। एक LLP है, इसका कंट्रीब्यूशन अगर 25 लाख रुपए तक है, कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख है, या फिर अगर आपका टर्नओवर मैक्सिमम 40 लाख रुपीस है
तो क्या बोला है दीदी यहाँ पर, ऐसा है तो शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड, तो ऑडिट नहीं करानी है, नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। और आया मतलब कहने ही से दोनों में से एक कंडीशन फॉलो हुई तो भी ऑडिट नहीं करवाना है। अभी मेरे कुछ क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है वहां पर, ठीक है, लिमिट्स वाले ही क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एलएलपी है जिसका कंट्रीब्यूशन है 20 लाख रुपीस, टर्नओवर है 35 लाख, ऑडिट करवाना या नहीं करवाना, बस इतना जवाब देना। कंट्रीब्यूशन है 10 लाख, टर्नओवर है 50 लाख, थर्ड कंट्रीब्यूशन है 25 लाख, टर्नओवर है 39 लाख। अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं या फिर नहीं करवाने हैं, यस नो यस, जो भी यस 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 नो नो नो, एक ही साथ आंसर देना, ठीक है। अरे अरे ऐसे आंसर दोगे तो समझ आएगा क्या, सही से आंसर दो। हाँ जी, नो नो नो, अमीषा बोल रही नहीं करानी दीदी अकाउंट्स ऑडिट, ठीक है अमीषा देखते। चलो देखें, नो यस नो, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, जो ज्यादा है दैट इज नो यस नो, देखते हैं आपके आंसर्स कितने सही है। सो बेसिकली हमें कॉन्सेप्ट समझ आया, इन दोनों में से अगर एक कंडीशन भी अप्लाई हो रही तो आपकी एलएलपी को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अगर 25 लाख तक है या फिर टर्नओवर 40 लाख तक है, एक एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन 20 लाख तक है दीदी विद इन द लिमिट है, टर्नओवर 40 लाख मैक्सिमम होता है विद इन द लिमिट है, कहने से इसको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। तो जिसका आंसर नो था, वेरी गुड। सेकंड देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन 10 लाख है विद इन द लिमिट है, टर्नओवर ज्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई है तो ऑडिट नहीं करानी है। और है यहाँ पर है ना, दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है तो ऑडिट नहीं करवानी है, इन दैट केस भी यहाँ पर ऑडिट नहीं करवानी है। कंट्रीब्यूशन 25 लाख है विद इन द लिमिट है, मैक्सिमम हो सकता है, ये 39 लाख है विद इन द लिमिट है, तो नहीं करवाना है। सो द परफेक्ट आंसर इज नो नो एंड नो। क्या किसी को कोई भी तरह का कंफ्यूजन है? परफेक्ट, राज पटवाल, लक्ष्य, और किसने सही आंसर्स दिए थे, लेट मी सी। राज का सही है, एंड देन हमारा नो 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 वाले तो और कोई बच्चे ही नहीं दिख रहे मुझे। अच्छा ओके, गलत है ना 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 वंश, ओके। अभी क्लियर है, यस परफेक्ट, कोमल, शैलेश, तुम दोनों का सही है बच्चा, अमीना सोहेल का सही है, परफेक्ट, ग्रेट। अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, अब समझ आ गया हर्षी, ग्रेट। हाँ ठीक है, कंसेप्ट ही नहीं समझा, आई वॉज कंसिडरिंग वेदर इट वुड बी कॉल्ड, अभी समझ आया पीयूष कंसेप्ट? नहीं तो एक बार थोड़ा सा बैक जाके फिर से सुनो और इसको देखो, है ना। तो इन्हें अपने अकाउंट्स को ऑडिट नहीं करानी है। अच्छा, तो एक और क्वेश्चन दे देती हूँ मैं, अगर ऐसी एलएलपी है जिसका कंट्रीब्यूशन है 50 लाख का, जिसका टर्नओवर भी 50 लाख है, तो क्या इसके अकाउंट्स ऑडिट होंगे क्या? फोर्थ का आंसर दे दो। यस आदित्य, क्योंकि दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना, तो फिर तो करवाना ही नहीं, एकदम परफेक्ट समझा। नेहा एक बार थोड़ा सा बैक जाके फिर से देखो ना बच्चा उसको,
क्लियर हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। स्मॉल कंपनी की लिमिट से इसमें, बस देखो सुनो, तुम्हारे साथ क्या कंफ्यूजन हो रहा है मैं समझा। यस, इसे ऑडिट करवानी है, ठीक है, इसे ऑडिट करवानी है, परफेक्ट, ठीक है। क्योंकि कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 25 लाख तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा है। टर्नओवर मैक्सिमम 40 लाख तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा है। तो अब तो इस एलएलपी को ऑडिट करवानी ही पड़ेगी, उसके अकाउंट्स यहाँ पर ऑडिट होंगी। अकाउंट्स ऑडिट करता कौन है, तो कौन ऑडिट करने वाला है यहाँ पर, ऑडिटर कौन होगा एलएलपी का। अनलेस वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ना हो, कोई भी पर्सन ऑडिट नहीं कर सकता। सो कहने से अगर एलएलपी के अकाउंट्स ऑडिट करने हैं तो यू शुड बी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि सीए इन प्रैक्टिस होने चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑडिटर हो सकता है यहाँ पर एलएलपी का, जो कि सीए इन प्रैक्टिस है, और उसको हम लोग अपॉइंट करते हैं हर फाइनेंशियल ईयर, सो दैट वो एलएलपी के अकाउंट्स को यहाँ पर ऑडिट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या कोई डाउट है? इसमें अगर कोई डाउट है मुझे येस और नो में जवाब दो। डाउट है तो हम फिर से देखेंगे इस कॉन्सेप्ट में, कंट्रीब्यूशन वाले में, येस और नो। पोल स्टार्ट किया, ऑप्शन ए येस है, ऑप्शन बी नो है। कोई डाउट है तो येस मार्क करो, डाउट नहीं है तो नो मार्क करो, और मुझे बता दो एक बारी। क्या ये क्लियर हो गया है क्या? लेट्स सी, डाउट नहीं है पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो 80% बच्चों को अप्रोक्सीमेटली डाउट नहीं है, 20% बच्चों को है। तो जो 20% बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि आपके मन का डाउट भी क्लियर हो जाए। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट वंस अगेन, ठीक है। कोई बात नहीं, आया नहीं है तो मैं समझा रही हूँ फिर से, ठीक है, निराश मत हो। चलो, देखो ये कॉन्सेप्ट सीधी सी बात बोलता है, क्या एलएलपी को अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने हैं। सो एलएलपी को अपने अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने हैं इफ एट ऑल उसका कंट्रीब्यूशन अगर मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक है, टर्नओवर 40 लाख रुपए तक है, इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने हैं। इफ एनी वन कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, एनी वन कंडीशन इज सेटिस्फाइंग, इज सेटिस्फाइंग, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपकी एलएलपी को उसके अकाउंट्स ऑडिट करवाने नहीं है। अभी प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज फ्रॉम स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी में बेटा बस लिमिट सेम थी कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर की, है ना, वहां पर एंड था बीच में। तो स्मॉल एलएलपी में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी थी, है ना। यहाँ पर हमें ऑडिट के लिए और है, तो इधर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, आपकी कंपनी में, आपकी एलएलपी में अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवानी। मैं ये वाला बताती हूँ, कंट्रीब्यूशन 20 लाख है, टर्नओवर 35 लाख है। अच्छा, 25 लाख लिमिट सेटिस्फाई हो रही है, टर्नओवर वाली लिमिट सेटिस्फाई हो रही है, तो दोनों ही लिमिट के अंदर है ना बेटा, क्यों करवाना, ऑडिट नहीं करवाना। सेकंड वाला कंट्रीब्यूशन 10 लाख लिमिट के अंदर है, टर्नओवर लिमिट से बाहर है, कोई बात नहीं, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने हैं। बोला था अर्शी, लिखा नहीं था तो क्या हुआ, बोला था मैंने कि कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो। और जब भी आएगा, एक बात का ध्यान रखना, और जब भी आता है ओ आर वाला, और जब भी आता है इट मीन्स कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। एंड अगर आएगा, एंड अगर आता है तो उस केस में दोनों करनी है। रुको, पीयूष का क्वेश्चन लेते। पीयूष बोलता है लेट सपोज मैम कॉन्ट्रीब्यूशन 21 लाख है, ठीक है, आप सबको आंसर करना है इसका। पीयूष बोल रहा है मैम कंट्रीब्यूशन 21 lakhs है, ओके पीयूष। टर्नओवर कितना बता रहे हो आप? टर्नओवर 45 lakhs है, ठीक है। तो ऑडिट करानी है या नहीं करवानी है? क्या मैं पोल करूं, इसमें आंसर करोगे? कंट्रीब्यूशन 21 लाख है, टर्नओवर 45 लाख है, तो ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना? कंट्रीब्यूशन लिमिट के अंदर है क्या? हाँ हाँ, अरे बाबा एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना तो अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराना है। टर्नओवर देखे तो लिमिट से बाहर है, हमें नहीं फर्क पड़ता है, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ऑडिट नहीं करवाना है। सो येस और नो?
क्या लगता है? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो। ऑडिट नहीं करवाना है या ऑडिट करवाना है? अभी गया दिमाग में? पूरा पूरा गया? ऐसे ऊपर से तो नहीं उड़ाना यार। पूरा पूरा जा रहा है? अभी मत बोलना पोलाते से ही चला गया। सो ऑब्वियसली इस एलएलपी को अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने रहेंगे। नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड। एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाने। अच्छा, ये हमें समझ आ गया कि ऑडिट कौन करता है। यहाँ पर एलएलपी के अकाउंट्स ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस ही कर सकता है, सीएस नहीं कर सकता है, सीएमए नहीं कर सकता है। ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो होगा वही क्या कर सकता है, एलएलपी के अकाउंट्स को ऑडिट यहाँ पर कर सकता है। अच्छा, तो अभी हमने समझ आ गया कि ये जो पर्सन होंगे ही और शी विल बी द ऑडिटर। तो ऑडिटर से रिलेटेड ही कुछ प्रोविजन आप मेरे साथ यहाँ पर देखोगे। ऑडिटर को अपॉइंट भी तो करना पड़ेगा ना, ऑडिटर ऑडिट करने वाला है। तो जरा देखते हैं द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिटर्स। यहाँ पर एलएलपी रूल्स के अकॉर्डिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स क्या कर सकते हैं, ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे कब, व्हाट इज द टाइमिंग, कब अपॉइंट करने वाले हैं? तो आप किसी भी टाइम पर अपॉइंट कर सकते हो। गाइस प्लीज फोकस हियर, ठीक है? अभी इधर फोकस करो, मुझे कहीं पर भी कोई भी चिट चैट नहीं चाहिए। इन केस यू गाइस हैव एनी ऑफ द डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क योर डाउट इन द डाउट सेक्शन, ठीक है? अगर बाय एनी चांस बच्चा लेक्चर में, देखो बहुत सारी डाउट्स होते हैं, बहुत सारे चैट्स होते हैं आपके, एंड मेरे को सिर्फ डाउट तो देखता नहीं है, मेरे को पढ़ाना भी है साथ साथ। आई हैव टू मेक श्योर कि आपको सब कुछ समझ भी आ रहा है। सो समटाइम्स इट मे हैपन कि मेरा ध्यान ना पढ़ाने में ज़्यादा है, वैसे आई विल मेक श्योर कि मैं देखती हूँ डाउट्स भी, लेकिन इफ़ इन एनी केस आपका डाउट मिस हो जाता है, लेक्चर में नहीं देख पाती हूँ, तो आप लेक्चर के बाद भी पूछोगे तो वो रिवर्ट होता है, आपको उसका सोल्यूशन 101% मिलता है। सो उसके लिए पैनिक नहीं होना और परेशान नहीं होना है ना, ठीक है? और जब प्लीज कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो हम लोग चिट चैट गॉसिपिंग पंचायती नहीं करेंगे। एलएलपी के अकॉर्डिंग ऑडिटर्स का बोला जाता है कि एलएलपी कब ऑडिटर को अपॉइंट करेगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर चाहे तो ऑडिटर को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है? कब अपॉइंट करेंगे, अगर पहला फाइनेंशियल ईयर है तो किसी भी टाइम अपॉइंट कर लो, लेकिन यार फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अपॉइंट कर लो। इट मीन्स 31 मार्च से पहले अपॉइंट कर दो। तो ऑडिटर को किसी भी टाइम अपॉइंट कर लो, बट बिफोर क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर आपका 31 मार्च से पहले उसे अपॉइंट कर लेना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट बोला गया है जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उससे एटलीस्ट 30 दिन पहले आपको क्या करना है, उसे अपॉइंट कर देना है। सो हमारा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो रहा है, उससे एटलीस्ट 30 डेज पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एलएलपी में एक ऑडिटर होना चाहिए, आपको ऑडिटर को अपॉइंट कर लेना। ये पहले फाइनेंशियल ईयर में नहीं लगता, पहले फाइनेंशियल ईयर में तो यार तुम 29 को अपॉइंट करोगे तो भी चलेगा, बस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले अपॉइंट कर देना, ठीक है? नेक्स्ट बोला है अगर ऑडिटर की कैजुअल वैकेंसी आ जाती है, इट मीन्स ऑडिटर चला गया, ऑडिटर मर गया है या ऑडिटर छोड़कर चला गया है, इंसॉल्वेंट हो गया, पगला गया है, कैजुअल वैकेंसी को आपको फिल करना रहेगा। ऑडिटर की जगह कोई और पर्सन आ जाएगा यहाँ पे, उसकी कैजुअल वैकेंसी क्या होगी, फिल हो जाएगी। कब होगी, अगर ऑब्वियसली वो टर्नओवर वगैरह एक्सीड हो रहा है तो आपकी कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हो, नए ऑडिटर को अपॉइंट कर दोगे। रिमूव कर दिया उस ऑडिटर को तो नए ऑडिटर को अपॉइंट करोगे और कैजुअल वैकेंसी को यहाँ पर फिल कर दोगे। यस प्रियांशी, either in the mid of financial year or 2 months before financial year. What is your question, Piyush Anand? I'm unable to understand what you are asking and in what relevance. See, अगर पहला पहला फाइनेंशियल ईयर है, एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हो उससे पहले ऑडिटर अपॉइंट कर लेना है। फिर नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स में मेक श्योर कि आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उससे एटलीस्ट 30 डेज पहले यू हैव टू अपॉइंट एन ऑडिटर, ठीक है? और ऑडिटर कौन होना चाहिए, सीए इन प्रैक्टिस। वो ऑडिटर क्या करेगा, आपकी एलएलपी के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। क्या क्लियर है?
अच्छा, ये ऑडिटर वाला ही हम कंटिन्यू देख रहे हैं बेटा अभी हम लोग। ये जो ऑडिटर होने वाला है वो ऑफिस होल्ड करने वाला है हमारे एलएलपी का। कब तक ऑफिस होल्ड करेगा वो? टिल द पीरियड कि नया ऑडिटर अपॉइंट होगा तब वो जाएगा, या फिर आप उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट करोगे, जब तक वो पर्सन जो रहेगा अपॉइंटेड रहेगा। इधर यू हैव टू अपॉइंट न्यू ऑडिटर्स, या फिर उसी ऑडिटर को रीअपॉइंट कर दो। अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ है, ठीक है, कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ है, इन केस जो भी ऑडिटर ऑफिस में है हम मान लेंगे उसी का रीअपॉइंटमेंट हुआ है। मानो 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 हमारी कंपनी में पहले ऑडिटर था आदित्य, तो आदित्य कब तक ऑडिटर रहने वाला है? जब तक कि उसकी जगह कोई नया ऑडिटर अपॉइंट ना आ जाए, या फिर हम आदित्य को ही नेक्स्ट ईयर के लिए रीअपॉइंट ना कर दे। लेट्स अज्यूम कि कोई भी नया ऑडिटर नहीं आया है, तो ऐसा डीम्ड मान लेंगे कि आदित्य ही नेक्स्ट ईयर के लिए ऑडिटर होने वाला है। हम डीम्ड मान लेंगे कि आदित्य को ही हम क्या करेंगे, रीअपॉइंट कर दें। लेकिन 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 इफ एट ऑल एलएलपी में अग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर कि यार हम सिर्फ एक्चुअल में किसी और पर्सन को अपॉइंट करेंगे, हम उसे रीअपॉइंट नहीं करेंगे, तो फिर आदित्य को टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। या फिर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ने डिसाइड कर लिया कि उस पर्सन को हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स हैव गिवन अ नोटिस कि इस पर्सन को अपॉइंट नहीं करेंगे, इन दैट केस अब उसे रीअपॉइंट किया नहीं जाएगा। यू कैन हैव अ लुक और लेट मी नो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट। क्रिस्टल क्लियर है? डन है? आगे बढ़ूं? देखिए आगे। So the next concept is annual return. What we are seeing here is बुक्स ऑफ अकाउंट्स और उसके फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। हमने सबसे पहले देखा एलएलपी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, उसके बाद हमने देखा सॉस, सॉस मतलब क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। फिर हमने देखा क्या अकाउंट्स ऑडिट कराने होते हैं, सो कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर की लिमिट देखी। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा कि ऑडिटर कौन होता है, और अभी हम एक और डॉक्यूमेंट एलएलपी का देखने वाले, एनुअल रिटर्न। अच्छा, क्या डाउट है, एक बार पहले वो एड्रेस कर लेते हैं हम। गरिमा सिंह, यस यस, एवरी ईयर ऑडिटर अपॉइंट करना है आपकी एलएलपी को, अगर कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर वाली लिमिट को आप एक्सीड कर रहे हो तो, है ना। नहीं साहिल, नहीं कर सकते हो आप। सीएस सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकता है, ये वाली ऑडिट नहीं कर सकता है। लक्ष्य मैंने पूरा डिटेल में बताया बेटा, विसल ब्लोइंग एक बार देखो उससे फिर से। बिफोर 30 अक्टूबर, एनी टाइम बिफोर 30 अक्टूबर नहीं, हाँ ठीक है। सो 30 सितंबर के बाद से 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आप किसी भी टाइम फाइल कर सकते हो। डाउट बॉक्स खोल दिया, डो नॉट वरी। सी पॉइंट तो है ही नहीं ना साधक, वैकेंसी वाला कौन सा सी पॉइंट, ये वाला। ये बोलता है कि आप कैजुअल वैकेंसी को फिल कर सकते हो ऑडिटर की, इन केस अगर आपका टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन की जो लिमिट है वो एक्सीड करती है। वो हमने कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर वाली लिमिट देखी, अगर वो उससे ज्यादा है तो आप किसी और पर्सन को ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर सकते हो। अर्शी पूछ रही है मैम लिमिट एक्सीड नहीं किया तो क्या होगा? अर्शी क्या लगता है, अगर कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर की लिमिट एक्सीड ही नहीं कर रहे हो तो क्या लगता है क्या होगा? अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने, और अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने हैं तो ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा ना बेटा। कैसे 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 ठीक है, आई होप अभी क्लियर हो गया होगा अर्शी, साधक, साहिल। ठीक है, आगे बढ़े। एनुअल रिटर्न, सो द थिंग इज हम एक और डॉक्यूमेंट बोलने वाले हैं, दैट इज एनुअल रिटर्न। ये कैसा डॉक्यूमेंट होता है? एनुअल रिटर्न हर एक एलएलपी को फाइल करना होता है, कंपलसरी फाइल करना होता है। ड्यूली ऑथेंटिकेट, किसके पास फाइल करने वाले हो, मेरे पास फाइल तो नहीं करोगे। एलएलपी कहाँ फाइल करेगी, आरओसी के पास एनुअल रिटर्न फाइल करेगी 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जरा बताना, 60 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ये कितना आएगा? फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है? 31 मार्च में। अप्रैल और मई, कहना ही सही है 30 मई तक। 30 ही होता है ना मई में, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, ठीक है।
31 है, लेकिन हम 31 नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि 60 डेज बोला है फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है वहां से 60 डेज के अंदर अंदर, यानी कि 30 मई तक आपको क्या करना है, एनुअल रिटर्न फाइल कर देना है यहाँ पर। ठीक है, एनुअल रिटर्न का फॉर्म क्या है, फॉर्म 11 है। अच्छा जरा मुझे बताओ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का फॉर्म क्या था? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का फॉर्म क्या था? फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हुआ, वहां से 60 डेज देखोगे विच विल बी 30 मई। परफेक्ट अर्शी, लक्ष्य, कोमल सही है। फॉर्म 11 तो एनुअल रिटर्न का है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का फॉर्म क्या था, फॉर्म 8 था। तो फॉर्म्स भी याद रखने, फॉर्म 11 है हमारा एनुअल रिटर्न का। अच्छा ये जो एनुअल रिटर्न है एलएलपी की, अगर आपकी एलएलपी का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, ठीक है, या फिर कंट्रीब्यूशन उसका 50 लाख रुपीस तक है, तो साथ में एक सर्टिफिकेट जाएगा फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या सर्टिफिकेट देगा कि एलएलपी में हम लोग एलएलपी को सही से उसका बिजनेस रन कर रहे हैं, लॉफुल बिजनेस रन कर रहे हैं, सारी कंप्लाइंसेस रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। क्या बोला मैंने, लिमिट, अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो है अप टू, यानी कि कहने से मैक्सिमम 50 लाख रुपीज है, या फिर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, 50 लाख और 5 करोड़ तक है, तो साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट जाता है फ्रॉम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। ये एनुअल रिटर्न को आपको सर्टिफिकेट के साथ अ कंपनी होनी चाहिए, सीएस इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस अपना एक सर्टिफिकेट देता है और बोलता है हाँ हमने एनुअल रिटर्न वेरीफाई करा है। सो सीएस का काम कहाँ होता है, ऑडिट में नहीं, इन प्रैक्टिस, सीएस इन प्रैक्टिस का काम है एनुअल रिटर्न को वेरीफाई करने में। एक बार पढ़ो इसे भी और इसके नेक्स्ट भी, ये हमने सेम पॉइंट पढ़ा है, ये CIRP वाला, एक बार रीड इट, अच्छे से पढ़ो, सेम पॉइंट है। उसको पढ़ लिया तो लेट मी नो। कौन सा बात सुन के अच्छा लगा? अच्छा ओके, सीएस इन प्रैक्टिस वाला, गरिमा पढ़ा इसे। ये पॉइंट की क्या बोलता है, अगर आपकी एलएलपी के अगेंस्ट सीआईआरपी चल रहा है, एलएलपी का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपीस तक है, ड्यूरिंग द सीआईआरपी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 50 लाख रुपीस तक है, तो उस केस में कौन साइन करने वाला है एलएलपी के बिहाफ पे, आईआरपी साइन करेगा, या फिर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल साइन करेगा, या फिर लिक्विडेटर साइन करेगा, वही सेम बात बोली है, लेकिन कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर की लिमिट ध्यान रखना। अच्छा अब एक एडिशनल चीज बताती हूँ मैं आपको, अगर आपकी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50 लाख जाता है, 50 लाख से ज्यादा होता है एलएलपी का कंट्रीब्यूशन, या फिर आपकी एलएलपी का टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ होता है, तो उसे क्या कराना है, सीएस इन प्रैक्टिस से वेरीफाई करवाना रहेगा। ये कब वेरीफाई कराना है, एनुअल रिटर्न टू बी वेरीफाइड, एनुअल रिटर्न सीएस इन प्रैक्टिस से कब वेरीफाई कराओगे, सीएस इन प्रैक्टिस से कब वेरीफाई कराओगे, अगर आपकी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन किससे ज्यादा है बेटा, 50 लाख से ज्यादा है, टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ से, और कंट्रीब्यूशन मोर देन 50 लाख से, तो ही सीएस इन प्रैक्टिस वेरीफाई करेगा आपकी एनुअल रिटर्न को।
ठीक है। अदरवाइज हम किससे करवा रहे थे, दीदी अगर इस लिमिट से अंदर है यानी कि 50 लाख तक है या टर्नओवर 5 करोड़ तक है ना, तो उस केस में कौन कर रहा था, उस केस में तो हमारा डेजिग्नेटेड पार्टनर ही साइन कर रहा था। ठीक है, बिल्कुल पीयूष, आपको डीपीपी में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्या ये क्लियर हुआ है? कंट्रीब्यूशन अगर 50 लाख से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, सो सीएस इन प्रैक्टिस वेरीफाई करेगा। नहीं गरिमा, सीएस इन एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं वो जनरली उसी कंपनी का काम करते हैं जिस कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में है, बट सीएस इन प्रैक्टिस के पास अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग फर्म्स होती है, तो यहाँ पे सीएस इन प्रैक्टिस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। छोटू सा कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है तुम्हें पता है बहुत बार कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं, ऑफेंसेस मतलब कुछ गलतियां आप कर देते हो जिसका पनिशमेंट फाइन होता है, इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है, इम्प्रिजनमेंट ऑप्शनल होता है। यू हैव सीन वेरियस ऑफ द पनिशमेंट जहां पर आप देखोगे फाइन और इम्प्रिजनमेंट ऑप्शन होता है, या फिर उसकी पेनल्टी क्या होती है, फाइन ही होती है। तो यहाँ पर बोला है अगर आपकी एलएलपी ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ फाइन है, उधर है ना इम्प्रिजनमेंट नहीं है, तो वो ऑफेंसेस कंपाउंड हो सकते हैं। दीदी दीदी कंपाउंडिंग मतलब क्या? कंपाउंडिंग बेसिकली मीन्स आप पहले ही जाके बता दो कि हमसे गलती हो गई है, हम फाइन दे देंगे, यहाँ पर आप आगे जाकर उसे बता रहे हो बिकॉज यू नो कि पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट तो है ही नहीं। किसको जाके बताती है एलएलपी, कौन सी राइटफुल अथॉरिटी है? तो एलएलपी जाके बताती है रीजनल डायरेक्टर को या कोई भी ऑफिसर को, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया। वो क्या करेंगे, आपका ऑफेंस को कंपाउंड कर लेंगे। अगर आपका ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन है ओनली, अगर सिर्फ फाइन वाला है तो ही कंपाउंड होगा, अगर इम्प्रिजनमेंट वाला है तो वो कंपाउंड नहीं होगा। कैसे कैसे कंपाउंड करते हैं, आपसे ले लिया जाएगा कुछ पैसा, उस पर्सन को जिसके पास सस्पेक्ट है, जिसको लगता है ऑफेंस हुआ है, उससे पैसा लिया जाएगा। कितना ले सकते हैं आप, मैक्सिमम फाइन का जो अमाउंट था आप उतना ले सकते हो, लेकिन 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 मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफेंस किया है जिसका मिनिमम फाइन है 10,000 रुपीज और मैक्सिमम वो बढ़ सकता है 50,000, क्योंकि आपको पता है आपसे गलती हो गई है, एलएलपी को पता है एलएलपी से गलती हो गई है, तो अभी बोलने ही वाला है आरओसी रीजनल डायरेक्टर, आपके ऊपर पनिशमेंट फाइन तो लगाने ही वाला है। आपने सोचा आप आगे से जाके बता दो, सो आप डायरेक्टली आगे से जाके बताओगे। किसको बताओगे, या तो रीजनल डायरेक्टर को या कोई भी ऑफिसर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया, बट ही शुड नॉट बिलो द रैंक ऑफ आरडी, आरडी से नीचे की रैंक का वो नहीं होना चाहिए। तो आप उसे जाकर बताओगे कि यार सुनो हमसे गलती हो गई, हम हमारा ऑफेंस कंपाउंड करना चाहते हैं। वो फाइन लेगा आपसे, फाइन तो मिलेगा यहाँ पे, वो आपसे फाइन लेगा। तो बोला मैक्सिमम आपसे कितना फाइन ले सकते हैं, मैक्सिमम आपसे वो फाइन ले सकते हैं जो कि एक्ट में है, यानी कि मैक्सिमम आपसे 50,000 ले सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना लेना है, मिनिमम उतना तो लेना है जितना एक्ट में लिखा है। इट मीन्स वो 10,000 से कम नहीं ले सकते, ऐसा नहीं बोल सकते ठीक है 8,000 दे दो, ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। सो मिनिमम उतना होना चाहिए जो कि प्रिस्क्राइब्ड है ऑफेंस के लिए, जो भी अमाउंट प्रोवाइडेड, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है आपके एक्ट में जो लिखा हुआ है। ठीक है, ओफो, समझ आया अभी ये बात? इम्प्रिजनमेंट खुशी मतलब जेल, जेल नहीं जाना है आपको, सिर्फ फाइन या पेनल्टी देनी है। फिर बोला है कि कुछ भी चीज हम अप्लाई नहीं करेंगे उस एलएलपी के ऊपर, उन पार्टनर्स के ऊपर, उन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर 3 साल तक। ठीक है यार, एक बार तुमने अपना ऑफेंस कंपाउंड करा दिया है, उसके अगले 3 साल तक तुम दिख मत जाना। ऐसा नहीं अभी गलती हुई ऑफेंस कंपाउंड किया, अगले साल फिर मुंह उठाकर आ गए तुम लोगों और बोला कि अरे कंपाउंड कर दो, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। सो वंस यू हैव कंपाउंडेड योर ऑफेंस, 3 साल तक दिख मत जाना, 3 साल तक आपको कोई भी ऑफेंस कंपाउंड हो ही नहीं सकता। सो वंस एन ऑफेंस इज कंपाउंडेड, उसके 3 साल तक अगर आपने सिमिलर ऑफेंस किया है तो वो कंपाउंड नहीं होगा। ठीक है, यस यस आदित्य होगा। ठीक है, मैंने लिखा ना बेटा यहाँ पर, और है तो होगा, अगर एंड होगा तो नहीं होगा, और मतलब दोनों में से कुछ भी। ठीक है, लेकिन अगर वही होता फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, मतलब भैया दोनों लगेगा, तो ये कंपाउंडेबल नहीं है। क्लियर है?
अच्छा, इसी से रिलेटेड देखो, अच्छा 3 साल बाद आपने कोई ऑफेंस किया है, 3 साल बाद कोई गलती करी, 3 साल निकल गए, तो क्या वो कंपाउंड हो सकता है क्या दीदी? बिल्कुल हो सकता है। कोई भी सेकंड ऑफेंस किया है आपने आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years, 3 साल के बाद जब से कंपाउंड हुआ है, वैसे 3 साल के बाद जो भी ऑफेंस किया है, इन दैट केस आप उसे कंपाउंड कर सकते हो। और 3 साल बाद तो हम ऐसा मानेंगे कि एकदम फ्रेश ऑफेंस है, पहला पहला ऑफेंस है आपका, पहली बार गलती करी है। जो भी एप्लीकेशन कंपाउंडिंग के लिए आती है वो आप किसको भेजोगे? आपका डायरेक्ट कांटेक्ट तो आरओसी से, आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को भेजोगे। आरओसी आगे किसको फॉरवर्ड करेगा? आरओसी ने देखा गलती तो हुई है कंपनी से, तो आरओसी उसको फॉरवर्ड करेगा, लेकिन अपने कमेंट्स के साथ। आरओसी आगे फॉरवर्ड करेगा अपने कमेंट्स के साथ आरडी को, रीजनल डायरेक्टर को, या कोई भी ऑफिसर को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, बट उसकी पोजीशन नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर से नीचे वाली पोजीशन नहीं होनी चाहिए। इफ एट ऑल अगर आपका कोई ऑफेंस कंपाउंड हो गया है बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन मतलब केस स्टार्ट नहीं हुआ, उससे पहले ही आपने ऑफेंस कंपाउंड करवा दिया है, तो अब कोई भी केस इससे रिलेटेड आगे स्टार्ट नहीं हो सकता है, कोई भी प्रोसिक्यूशन अब स्टार्ट नहीं हो सकती। इट शैल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड, इट मीन्स नॉट शुड बी स्टार्टेड। क्या ये क्लियर है? क्या ये डन है? क्या कोई दिक्कत परेशानी? इजी पीजी था कंपाउंडिंग। फिर से बताऊं, आपकी एलएलपी चाहे तो अपना ऑफेंस कंपाउंड करा सकती है। कहाँ पर? रीजनल डायरेक्टर या एनी अदर ऑफिसर प्रिस्क्राइब बाय सीजी बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर। अगर आपने ऑफेंस कंपाउंड करवा दिया है तो आप करवा सकते हो, बट यू हैव टू सेंड इन एप्लीकेशन टू द आरओसी। आरओसी उसके कमेंट्स के साथ एप्लीकेशन रीजनल डायरेक्टर को भेजने वाला है, या फिर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर। आपने एक बार ऑफेंस कंपाउंड करवा दिया, वहां से 3 साल तक दूर रहना। अब आप 3 साल तक कोई भी सिमिलर ऑफेंस को कंपाउंड नहीं करा सकते। आफ्टर 3 years कोई भी सेकंड या सब्सिक्वेंट ऑफेंस हुआ तो उसे हम फर्स्ट ऑफेंस यहाँ पर मानने वाले। ऑफेंस आपका कंपाउंड हो गया, अगर उससे पहले कोई भी प्रोसिक्यूशन चल रही थी तो वो कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद कोई भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट नहीं हो सकती है। बिलीव में गाइस, ये जो नोट्स है बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, बहुत ही चार्ट फॉर्मेट में इसलिए दे रखी ताकि आपको देखते से ही ना सारी चीजें इजी लगे, और जो नहीं इजी होता है वो मैं बना देती हूँ चार्ट फॉर्मेट्स में, मैं खुद लिख देती हूँ यहाँ पे अपने हैंड से राइट कर देती हूँ, दैट इज हैंड रिटन। शुरू शुरू में ना तुम बच्चे बहुत बोलते हो दीदी हैंड रिटन हैंड रिटन, तो हैंड रिटन भी होता है इसके अंदर। ठीक है, पूरा रिवाइज भी करवा दिया मैंने कंपाउंडिंग। आगे बढ़ जाऊं, अभी आगे आया है अमेंडमेंट हमारे पास। हाँ जी, ये अमेंडमेंट आया था मैम, अगर एलएलपी में एवरीथिंग इज ओके फिर भी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। यस खुशी, अगर कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर दोनों ही एक्सीड कर रहे हैं तो ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे तुम पढ़ रही हो, मम्मी को पता है तुम तुम्हारे रूम में पढ़ रही हो, तुम अच्छे से पढ़ रही हो, लेकिन फिर भी पता है मम्मी एक दो बार आ जाती है देखने के लिए, पढ़ तो रही है ना, फोन तो नहीं चला रही है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने के लिए ऑडिटर को अपॉइंट करने, आपकी एलएलपी बहुत बड़ी है, जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी एक्सीड कर रहा है, जिसका टर्नओवर भी ज्यादा है, तो यार हमें देखना है कि कहीं कुछ अंदर गफला तो नहीं है, इसलिए ऑडिटर अपॉइंट होगा। अब दीज आर द अमेंडमेंट्स एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ तो हुआ है हमारी स्क्रीन में, ये डांस करने लग गई है। मुझे पता ही था, रुको जरा भाई, कैसे शांति से पढ़ा लूं मैं। एग्जिट 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 कैसे होगा ये? हम्म, मेरे पास मार्कर भी नहीं है, बाकी सब तो ठीक है। चलो सुनो एक बारी तो, क्या बोलता है ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये मॉड्यूल तो खत्म हो गया गरिमा, लेकिन अमेंडमेंट्स ना अलग से आते हैं। अमेंडमेंट सप्लीमेंट्स होते हैं। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? जो भी रीसेंट चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स। तो ये चीज़ आपके मॉड्यूल में इंक्लूडेड नहीं होगी, बिकॉज आपकी मॉड्यूल अपडेटेड नहीं है। अगर आप आईसीएसआई की वेबसाइट देखोगे ना तो भी ये चीज़ अपडेटेड नहीं मिलेगी, लेकिन 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 इधर से क्वेश्चन आ सकता है, ये अमेंडमेंट आप सप्लीमेंट देखो इस बार का December 24 को, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, सो हमें ये चीज़ पढ़नी है। ये अमेंडमेंट बहुत सीधी सी बात बोलता है कि हर एक एलएलपी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है। एलएलपी को कौन से फॉर्म में रजिस्टर मेंटेन करना है? फॉर्म 4A में रजिस्टर मेंटेन करना है उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पे।
जब से एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से उसको क्या करना है, आपके एक रजिस्टर मेंटेन करना है। दीदी एलएलपी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड थी तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। रजिस्टर में क्या होगा, बेसिक डिटेल्स होने वाली है, विच इज नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस क्या है पार्टनर का, पैन नंबर क्या है, पार्टनर कब अपॉइंट हुआ है, पार्टनर कब सीज हो गया, कब वो पार्टनर नहीं रहा है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगर पार्टनर के कंट्रीब्यूशन में कोई भी चेंजेस आए हैं तो वो आपको यहाँ पर बताने हैं। डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, कुछ भी चेंजेस हुआ है ना, डिटेल्स ऑफ पार्टनर 7 डेज के अंदर अंदर एंट्री कर लो रजिस्टर में। रजिस्टर कौन से फॉर्म में मेंटेन करना है, फॉर्म 4A। क्या फॉर्म है, फॉर्म 4A में मेंटेन करना रहेगा। ये आदित्य आईसीएसआई की वेबसाइट पे आपको 100% मिल जाएगा। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों क्यों? चलो ठीक है, अभी का काम तो हो गया हमारा। ये देखो रूल 22B, रूल 22B यहाँ पर क्या बोलता है आपको। हमने एक चीज यहाँ पर देखी है मैम, यू शुड प्रिंट आउट, डोंट वरी पीयूष आनंद, ये जो भी अमेंडमेंट्स जिस भी चैप्टर से रेलिवेंट होंगे दीज वुड बी कवर्ड। और आपके एग्जाम से पहले ना अगर जो भी अमेंडमेंट्स होगा उसके लिए एक डिटेल में स्पेसिफिक अमेंडमेंट वीडियो आ जाएगी। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, ये हमारा कंसर्न है, जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो सब हम कवर करा दें। अगर आप अमेंडमेंट प्रिंट करवाओगे ना तो आपको समझ भी नहीं आएगा क्योंकि एकदम बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज है। तो जो भी चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स होंगी इधर इन कंपनी लॉ, SBIL और एनी ऑफ द सब्जेक्ट, आपकी कंसर्न्ड फैकल्टीज उसे कवर करवा देगी। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, यस यस, ओहो दुख है यार बहुत जिंदगी में। चलो, हमने एक चीज पढ़ा था, रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर मतलब क्या होता है, अभी हमने कंपनीज एक्ट में देखा, ऐसा पर्सन जिसका नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स में तो होता है कंपनी के, बट बेनिफिट्स उसको नहीं मिलते हैं। बेनिफिशियल ओनर मतलब वो पर्सन जिसका नाम कंपनी के बुक्स में तो नहीं होता है पर सारे के सारे बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। करेक्ट है, जैसे ABCD, ये याद है ना, रजिस्टर्ड ओनर, बेनिफिशियल ओनर। अमेंडमेंट के क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं प्राची, जैसे बाकी क्या आते हैं। अमेंडमेंट कुछ नया मत समझो, अमेंडमेंट तुम समझो एक एडिशनल टॉपिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, वही वाला कॉन्सेप्ट आप अभी LLP में भी देखने वाले हो। क्या कॉन्सेप्ट हम लोग LLP में भी देखने वाले हैं, ये वाला लिसन करो। पता नहीं यार क्यों हो रहा है मेरे साथ, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ मिनट रुको जरा। मत हो, चलो छोड़ो, हम ऐसे ही देख लेंगे, मेरे बच्चे ऐसे ही समझ लेंगे। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पर, मैं मार्क कर दूंगी, उसकी टेंशन मत लेना। रूल 22B बोलता है ये चीज कि जो भी बेनिफिशियल ओनर है आपकी LLP में आपको बताना है, जो भी रजिस्टर्ड पार्टनर है आपकी LLP में आपको यहाँ पर बताना रहेगा। सिंपल सी बात है, हम समझ गए रजिस्टर्ड पार्टनर मतलब वो जिनका नाम तो होगा रजिस्टर में पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और का होगा। तो रजिस्टर्ड पार्टनर वो होंगे जिनका नाम रजिस्टर्ड में है, बेनिफिशियल पार्टनर वो होंगे जिनका नाम यहाँ पर रजिस्टर में नहीं पर उनका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। ठीक है, अभी समझना इस चीज को, ये रूल क्या बोलता है, जो भी आपका रजिस्टर्ड पार्टनर है उसका नाम मेंशन्ड है रजिस्टर में बट ही हैज नो बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन कंट्रीब्यूशन, उसको कंट्रीब्यूशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मैंने आपको मीनिंग समझाया है। ठीक है, फिर उस पर्सन को एक फॉर्म फाइल करना है, फॉर्म 4B LLP को 30 डेज के अंदर अंदर जो बताएगा कि यार सुनो मैं रजिस्टर्ड हूँ पर बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और का है। तो जो भी रजिस्टर्ड पार्टनर है ही हैज टू फाइल अ फॉर्म विद LLP विद इन 30 डेज जो बताएगा कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और का है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल ये है रजिस्टर्ड पार्टनर, इसको 30 डेज के अंदर अंदर LLP को बताना है कि बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है, किसने बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रखा है यहाँ पर। क्लियर हो गया, कौन से फॉर्म में बताना है, फॉर्म 4B में बताना है। सिंपल है, कुछ ऐसा
एक्स्ट्रा चीज नहीं है। अच्छा, ये जो बेनिफिशियल ओनर है वो कौन होता है? बेनिफिशियल ओनर मतलब ऐसा पर्सन जिसका इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन में है बट उसका नाम ना रजिस्टर में मेंशन नहीं है। उसको कंट्रीब्यूशन का सारी चीजें मिल रही है लेकिन रजिस्टर में उसका नाम नहीं है। तो ये बेनिफिशियल पार्टनर क्या करेगा, एक फॉर्म फाइल करेगा, फॉर्म 4C LLP को 30 डेज के अंदर अंदर, और डिक्लेरेशन देगा कि हाँ हाँ मेरा ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट है लेकिन किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। क्लियर हो गया ये? तो फॉर्म 4B कौन देता है? रजिस्टर्ड पार्टनर। फॉर्म 4C कौन देता है? बेनिफिशियल पार्टनर जो बताता है कि मेरा ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। फॉर्म 4B देगा रजिस्टर्ड पार्टनर LLP को 30 डेज के अंदर। फॉर्म 4C देगा यहाँ पर बेनिफिशियल पार्टनर LLP को 30 डेज के अंदर, जो बताएगा कि अरे ओ सुनो LLP मेरा ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्म 4A में क्या था? रजिस्टर मेंटेन करना था। अभी LLP को दोनों फॉर्म मिल गए, फॉर्म B भी मिल गया, फॉर्म C भी मिल गया। क्या लगता है LLP जाके किसको बताएगी रे बाबा? किसको बताएगी LLP जाके? व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है किसको बताएगी LLP जाकर? LLP जाकर किसको बताती? LLP जाकर हमारी ROC को बताती है। सो LLP फर्दर किसको इन्फॉर्म करने वाली है? LLP ROC को इन्फॉर्म करने वाली है। LLP फॉर्म 4D में ROC को यहाँ पर बता देगी 30 डेज के अंदर अंदर, और साथ ही साथ वो LLP रजिस्टर में एंट्री भी कर देगी। फॉर्म 4A में रजिस्टर था, फॉर्म B में रजिस्टर्ड पार्टनर बता रहा है, फॉर्म 4C में बेनिफिशियल पार्टनर बताता है, फॉर्म 4D में LLP जाके ROC को बताती है। ठीक है, तो LLP स्पेसिफाई करेगी डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन है जो कि रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाला है, क्योंकि ये सारा काम ना डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का होता है। सो LLP इज गोइंग टू स्पेसिफाई कि कौन सा डेजिग्नेटेड पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम स्पेसिफाइड नहीं है तो हर एक डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा, हर एक पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए। बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है और रजिस्टर्ड पार्टनर कौन है? अभी एक नए रूल्स इंसर्ट हुए थे LLP में जिनका नाम है LLP सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स रूल। प्लीज लिख दो इसको, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स। इसको आप और डिटेल में ना मेरे साथ कंपनी लॉ में पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। तो SBO रूल्स 2013 यहाँ पर इंसर्ट हुआ था। वो SBO रूल्स 2013 सभी LLP पे एप्लीकेबल होंगे। उन्हें बोला गया LLP तुम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को ढूंढो। तो तुम्हारे मन में आएगा दीदी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर मतलब ऐसा पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा LLP में होल्डिंग कर रखी है लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं दिखा रहा उसकी कितनी होल्डिंग है पर इनडायरेक्टली बहुत होल्डिंग है। उस SBO को एक डिक्लेरेशन फाइल करना है LLP को, LLP बैन 1 में। ठीक है, LLP आगे ROC को इन्फॉर्म करेगी LLP बैन 2 में, और LLP एक रजिस्टर मेंटेन करेगी SBO का LLP बैन 3 में, जो रजिस्टर विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। बहुत ही इजी सा पॉइंट है, जस्ट गिव इट अ रीड। एक बार रीड करो, तब तक मैं कोशिश करती हूँ अगर कुछ हो जाए तो। नहीं 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 नहीं, वैसे अभी इतना भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हाँ, इस चीज से इतना इशू नहीं दिया इसने, हमने मैनेज कर लिया। देख रहे हो लाइफ में ऐसे मुश्किल आएगी, ऐसे फेंकेगी, ऐसी फेंकी जाएगी जैसे अभी फेंकी गई, बट वी हैव टू ट्राई टू मैनेज, वी हैव टू ट्राई टू कोप अप विद दैट प्रॉब्लम्स, है ना। प्रॉब्लम को देख के रोते नहीं रहना है हमें, प्रॉब्लम्स तो आएगी, अभी लाइफ है ना तो प्रॉब्लम्स आनी ही वाली है। जैसे कि अभी हमारी आ रही है क्लास में प्रॉब्लम्स, बट वेन एवर यू आर ट्राइंग फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स आएगी तुम्हारी जिंदगी में। हो सकता है प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तुम, कंसिस्टेंटली पढ़ नहीं पा रहे हो, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, लेकिन यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशंस। ये सरशी ये सारे फॉर्म याद करने पड़ेंगे, अभी याद करवाती हूँ सुनो। सबसे पहले हमने फॉर्म स्टार्ट किया था फॉर्म फॉर ABCD पढ़ी ना बाबा, ABCD है। फॉर्म 4A में LLP को रजिस्टर मेंटेन करने। फॉर्म 4B में रजिस्टर्ड पार्टनर बोलेगा कि सुनो बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसका है LLP को। फॉर्म 4C में बेनिफिशियल पार्टनर बोलेगा मेरा ही बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। फॉर्म 4D में LLP ROC को बताने वाली है। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हमने देखा। बैन 1 में बेनिफिशियल ओनर यहाँ पर बताने वाला है, डिक्लेरेशन देगा LLP को, LLP ROC को बताएगी बैन 2 में, और एक रजिस्टर मेंटेन करना है बैन 3 में। ठीक है, LLP बैन 3।
एक बच्चे का क्वेश्चन देखा था मैंने कि दीदी आपको इतना सब कुछ याद कैसे रह जाता है मैम। तो मेरे पास कोई से सुपर पावर नहीं है, शक्तिमान नहीं हूँ मैं, या ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ खाती हूँ जो मुझे याद रह जाता है। इट इज़ द ओनली थिंग, जिस चीज़ को आप बार बार पढ़ते हो, बार बार पढ़ते हो, बार बार समझते हो, कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाएगी। अभी मैं आपको बोलूँगी 2 की टेबल सुनाओ, सुना दोगे ना 2 की टेबल? ठीक है, यार सोचना पड़ेगा नहीं, क्योंकि दीदी हमने बचपन से इतनी बार बोले हमारे दिमाग में फीड हो गया है वो। या अभी जोनी जोनी यस पापा, वो भी सुना दोगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो भी सुना दोगे, क्योंकि दिमाग में फीड हो चुकी है वो चीज़। ठीक है, क्लियर हो गया है? हाँ जी, कौन सा थर्ड पॉइंट बेटा? किसका था थर्ड पॉइंट? विनीत शाह। अभिराम, बहुत ही सिंपलर वर्ड्स में एक्सप्लेन किया बेटा मैंने। अगर आप अमेंडमेंट देखोगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ये नोट्स इतने सिंपलर है, इतने इजियर वे में, इससे इजियर वे हो ही नहीं सकता है। ठीक है। ओ हो, इनको लिखना है। साक्षी, ये सभी नोट्स में मिल जाएंगे, आपको क्यों लिखना है? ये सभी पीपीटी नोट्स में मिल जाएंगे, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं इसे ई नोट्स में तो नहीं हो पाएंगे अपलोड, लेकिन डोंट वरी, ये सभी आपको पीपीटी नोट्स में मिल जाएंगे। और आपके पास जो ई नोट्स है उसमें आप लिख देना, क्योंकि ई नोट्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द पीडब्ल्यू ऐप। ठीक है, तो लिखो मत। एंड दिस इज इट। सो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आर तूफानी रिवीजन की बारी आ चुकी है। अभी बारी आ चुकी है हमारे तूफानी रिवीजन की। हमारा एलएलपी वाला चैप्टर, प्यारा सा छोटू सा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर? जस्ट लेट मी नो, मतलब कैसे लगा? मुझे पर्सनली चैप्टर बहुत पसंद है, एकदम इंटरेस्टिंग सा छोटू सा स्कोरिंग सा चैप्टर है। विसल ब्लो भी कर लेते हैं हम यहाँ पर, है ना? कंपाउंडिंग भी कर लेते हैं, सारे काम कर लेते हैं। आर्यन ठाकुर, ये मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, दोनों सेम है बेटा। आप लोग तो शुरू से साथ में हो। प्लीज प्लीज प्लीज, आप लोग फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखो, उसके बाद आओ। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली इसी लेक्चर में आ जाते हैं, आपको कैसे समझ आएगा ना? ठीक है, तो एक बार कम से कम फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखो, इंट्रोडक्शन देखो, तभी आपको समझ आएगा। इफ यू डायरेक्टली मूव और जंप टू दिस लेक्चर तो कैसे कुछ समझ आएगा, अगर आप एकदम नए हो तो। और कुछ चीज़ें ऐसी जो मैंने 1000 बार बता चुकी है कि ई नोट्स कहाँ है, पीपीटी नोट्स कहाँ है, तो एक बार वो देख लो प्लीज। ठीक है, अभी कुछ तूफानी कर ले जिसका आपको सभी को कभी से इंतजार है। इजी लगा? लेंदी बट इंटरेस्टिंग? इट इज नॉट लेंदी नेहा, ये लेंदी लगा क्या आपको? लेंदी तो बिल्कुल नहीं है, इजी पीजी अच्छा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा, आज कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने? आज हम लोगों ने स्टार्ट किया था नेम ऑफ द पार्टनर से, रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनर्स। अगर पार्टनर के नाम में कुछ भी चेंज आ रहा है तो वॉइस ऑडिबल है क्या? ऐसे ऐसे वॉइस ऑडिबल है? नहीं होगी तो मुझे बताओ ना एक बारी। यस यस, एक बार हम रिवीजन करवाएंगे, फिर आप रिवीजन कर लेना, और परफेक्ट हो जाएगा। एक बारी बताओ, ऐसे वॉइस सुनाई दे रही है? वैसे ही लगाओ माइक में। नहीं सुनाई दे रहा है? वैसे लगाऊं? ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, नो इश्यूज। आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने एलएलपी स्टार्ट किया था, एंड द फर्स्ट टॉपिक व्हाट वी हैव सीन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस। अगर पार्टनर के नाम और एड्रेस में कुछ भी चेंज हो रहा है, द पार्टनर हैव टू इन्फॉर्म टू एलएलपी विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। और एलएलपी आगे 30 डेज के अंदर किसको बताने वाली है? एलएलपी आगे आरओसी को बताएगी 30 डेज में। अगर कोई पार्टनर सीज हो जाता है और वो पार्टनर नहीं रहता है, तो वो पार्टनर ने एलएलपी को बताया, एलएलपी की ड्यूटी है कि वो आरओसी को बताएगी 30 डेज में। एलएलपी बता ही नहीं रही है, इन दैट केस क्या होगा, ये जो पार्टनर है वो डायरेक्टली आरओसी के पास जाएगा और आरओसी को बनाएगा, सुनो सुनो, आई एम सीज टू बी अ पार्टनर, मैं पार्टनर नहीं हूँ। आरओसी ऐसी ही उसकी बात मानेगी क्या? नहीं, आरओसी कंफर्मेशन लेगी। किससे कंफर्मेशन लेगी? एलएलपी से कंफर्मेशन लेगी। एलएलपी नालायक है, कंफर्मेशन ही नहीं दिया 15 डेज में, तो आरओसी रजिस्टर कर देगा उसका सीजेशन ऑफ पार्टनर।
सीज कब हो जाएगा पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिजाइन करना चाहता है, इन दैट केस उसे क्या होगा, इफ एनी पार्टनर वांट्स टू रिजाइन, तो उस केस में उसे एटलीस्ट 30 डेज पहले उसका इंटेंशन बताना पड़ेगा बाकी सारे के सारे पार्टनर्स को कि मैं यहाँ पर रिजाइन करना चाहता हूँ। कब वो पार्टनर नहीं रहेगा, अगर वो उसकी डेथ हो गई है, अगर इंसॉल्वेंट हो गया है वो पर्सन, या फिर अनसाउंड माइंड का हो गया, ड्यू हो गया है, तो अब वो यहाँ पर पार्टनर रहने वाला नहीं है। ओके, आफ्टर वर्ड्स व्हाट वी हैव सीन इज, इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये जो पार्टनर होता है वो हमेशा LLP का एजेंट होता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता। LLP की लाइबिलिटी रहेगी क्या, अगर कोई भी पर्सन काम करता है, कोई भी पार्टनर काम करता है अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर, और जिसके साथ वो डील कर रहा है उसको पता है कि अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर रहा है, देन LLP विल नॉट बी लाइबल। LLP कब लाइबल होगी, अगर कोई भी पर्सन, पार्टनर या एम्प्लॉय काम कर रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, विद इन द अथॉरिटी काम कर रहा है, तो वहां पर LLP लाइबल मानी जाएगी। अच्छा, देन हमने देखा अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड किया तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। आपने LLP को क्यों इनकॉर्पोरेट किया, आपने LLP को इनकॉर्पोरेट किया क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए, आप अपने LLP का बिजनेस कर रहे हो विद अ पर्पस और विद अ फ्रॉड्यूलेंट पर्पस। अगर कोई भी डैमेज पहुंचा एम्प्लॉय को, पार्टनर को, देन इट इज योर ड्यूटी टू पे द कॉम्पनसेशन। इफ LLP इज अनअवेयर कि आपका डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है, तो उस केस में LLP लाइबल नहीं होने वाली है। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा था कौन सा कंसेप्ट, विसल ब्लोइंग का। विसल ब्लोइंग में क्या होगा, कोई भी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या फिर एम्प्लॉय क्या कर सकता है, यहाँ पर कोर्ट और ट्रिब्यूनल को बता देगा, he or she can provide the useful information जो कि यूज होगी ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, या वो कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन हो सके LLP पे। जब भी आप ऐसा कोर्ट और ट्रिब्यूनल को देते हो, देन वो क्या करेगा, रिड्यूस कर देगी आपकी पेनल्टी या फिर वेव ऑफ कर देगी। साथ ही साथ बोला गया ये जो पर्सन है उसको किसी भी तरह का डिमोशन नहीं देना, उसको सस्पेंशन नहीं देना, हैरेस नहीं करना, थ्रेटन नहीं करना है, उसके साथ कुछ भी ऐसा काम नहीं करना, उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं करना रहेगा। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। देखो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में व्हाट वी हैव सीन इज हर एक LLP को बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है, कैश बेसिस या फिर अक्रूवल बेसिस पे, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको प्रिजर्व करके रखनी 8 ईयर्स के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या सैम है, सैम क्या होता है, हमने क्या देखा, स्टेटमेंट ऑफ गुड्स परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, ए से रिकॉर्ड्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज, एम से देखा हमने कितना मनी रिसीव्ड एंड मनी एक्सपेंडेड, एनी अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी क्या बोलता है, कौन साइन करेगा, LLP के बिहाफ पे उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करते हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। व्हाट इज द फॉर्म फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, फॉर्म 8 है। अगर आपके LLP के अगेंस्ट CIRP चल रहा है तो कौन साइन करेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, वहां पर IRP, RP, लिक्विडेटर या LLP का एडमिनिस्ट्रेटर साइन कर सकता है। अच्छा, मुझे एक चीज बता दो, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का फॉर्म तो पता चल गया, लेकिन ROC के पास फाइल कितने दिनों में करना है। हमने क्या देखा था, विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ, विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ 6 months फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है वहां से 6 महीने, और जब खत्म हो रहा है वहां से 30 days के अंदर अंदर। ठीक है, फटाफट मुझे बता दो क्या फाइनल डेट हम लोगों ने डिसाइड करी थी। फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है दीदी, मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और वहां से 30 डेज यानी कि 30 अक्टूबर तक यू हैव टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। आपको क्या करना है, उसे फाइलिंग यहाँ पर करनी रहेगी। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। अच्छा, आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने देखा था अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं या अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने। ऐसी LLP जिसका टर्नओवर कितना है हमारा यहाँ पे 40 लाख तक है मैक्सिमम, या फिर कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है मैक्सिमम, और है इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करा रहे हो, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। लेकिन अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहे हो तो आपको आपके अकाउंट्स ऑडिट कराना है। कौन ऑडिट करेगा, ये इन प्रैक्टिस आपके अकाउंट्स को यहाँ पर ऑडिट करने वाला है। सिर्फ वही पर्सन होगा जो ऑडिट होगा। हर साल हर फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑडिटर यहाँ पर अपॉइंट होगा। अच्छा, पहला फाइनेंशियल ईयर है तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उससे पहले ऑडिटर को अपॉइंट कर लो। बाकी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में क्या बोला है, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है उससे एटलीस्ट 30 डेज पहले यू हैव टू मेक श्योर टू अपॉइंट एन ऑडिटर। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी है तो उस कैजुअल वैकेंसी को आपको फिल करना रहेगा। या तो उसी ऑडिटर को अपॉइंट कर दो, उसका टेन्योर क्या रहने वाला है, नया ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो तब तक उसका टेन्योर रहेगा, या फिर आप उसी पर्सन को रीअपॉइंट कर दो। हम मान लेंगे कि वही पर्सन रीअपॉइंट हो रहा है, लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर ने डिसाइड कर दिया नहीं इसको तो अपॉइंट नहीं करने वाले, या फिर LLP ने अग्रीमेंट किया, तो वो पर्सन फिर से अपॉइंट नहीं हो सकता है। ठीक है,
आफ्टरवर्ड्स हमने एनुअल रिटर्न देखा था। एनुअल रिटर्न सीधी सी बात बोलता है कि इसका फॉर्म क्या है, यहाँ पर फॉर्म 11 है। हर एक एलएलपी को एनुअल रिटर्न आरओसी के पास फाइलिंग करनी रहेगी। इस एनुअल रिटर्न का अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन और टर्नओवर की बात करें, अगर कंट्रीब्यूशन 50 लाख रुपीस तक है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है, तो कौन साइन करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर साइन करने वाला है। 50 लाख और 5 करोड़ तक है। इफ एट ऑल अगर आपकी एलएलपी सीआईआरपी में है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में है, तो उस केस में कौन साइन करने वाला है, उस केस में साइन करेगा मैम इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, लिक्विडेटर या एलएलपी एडमिनिस्ट्रेटर। ये कब होगा, अगर कंट्रीब्यूशन 50 लाख रुपीस तक है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपीस तक है। जैसे ही इससे एक्सीड करा है, कंट्रीब्यूशन 50 लाख से ज्यादा आया, टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा आया, तो कौन साइन करने वाला है, ये सब कुछ वेरीफाई करने वाला है बाय अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। जैसे ही ज्यादा होगा सीएस इन प्रैक्टिस। एनुअल रिटर्न को फाइल कब तक कर लेना है, 30 मई तक फाइल कर लेना है। विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपको एनुअल रिटर्न यहाँ पर फाइल कर देना है। क्या एलएलपी ने कोई ऑफेंस किया, उसकी कंपाउंडिंग हो सकती है, बिल्कुल कंपाउंडिंग हो सकती है। आपके ऑफेंस कंपाउंड हो सकते हैं अगर उसमें पनिशमेंट विद फाइन ओनली है या फाइन और इम्प्रिजनमेंट है। आपको क्या करना है, आपको आरओसी के पास जाना है। आरओसी अपने कमेंट्स के साथ रीजनल डायरेक्टर के पास जाएगा। अथॉरिटी क्या है, रीजनल डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ रीजनल डायरेक्टर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एक बार आपका ऑफेंस कंपाउंड हो गया ना, फिर 3 साल तक दिख मत जाना, 3 साल तक कोई भी सिमिलर ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकता। आफ्टर 3 इयर्स आपका कोई भी सिमिलर ऑफेंस या सब्सिक्वेंट ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है और हम उसे कैसा मानेंगे, वो जैसे कि फ्रेश ऑफेंस है, यहाँ पर एकदम फ्रेश ऑफेंस उसे ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ओके। आफ्टरवर्ड्स हम लोग किस पे आ गए थे, अमेंडमेंट पे आ गए थे। हर एक एलएलपी को एक रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर्म 4A में, जहाँ पर वो कुछ डिटेल्स लिखेगी। अगर नई एलएलपी है तो 30 डेज के अंदर अंदर आपको मेंटेन करना है। क्या डिटेल्स लिखेगी, बेसिक पार्टनर से रिलेटेड डिटेल्स है। पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, पैन नंबर लिखना है आपको, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कब अपॉइंट किया है, डेट ऑफ सीजेशन अगर वो छोड़कर जा रहा है तो, कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन में चेंज आया, पार्टनर की डिटेल्स में चेंज आया है तो रजिस्टर में एंट्री कर दो 7 डेज के अंदर अंदर। फिर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा रजिस्टर्ड पार्टनर और बेनिफिशियल पार्टनर वाला, राइट। अच्छा, रजिस्टर्ड पार्टनर वो पर्सन है जिसका नाम बुक्स में एंटर है पर बेनिफिट उसे नहीं मिल रहा है, तो ये रजिस्टर्ड पार्टनर एलएलपी को इन्फॉर्म करने वाला है फॉर्म 4B में। कितने दिनों में बताने वाला है फॉर्म 4B में, 30 डेज में वो बताने वाला है एलएलपी को कि एलएलपी सुनो मैं रजिस्टर्ड हूँ, बेनिफिशियल पार्टनर कोई और है यहाँ पर, डन है। अच्छा, सेकंड, अभी जो बेनिफिशियल पार्टनर है वो बेनिफिशियल पार्टनर भी एलएलपी को बताएगा फॉर्म 4C में 30 डेज में कि हाँ मेरा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। एलएलपी के पास फॉर्म B आ गया, फॉर्म C आ गया, यहाँ पर एलएलपी आगे आरओसी को बताएगा फॉर्म 4D में, वो भी 30 डेज के अंदर अंदर, और साथ ही साथ वो रजिस्टर में एंट्री कर देगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, यही सेम चीज पढ़ी ना हमने अभी। अच्छा, एलएलपी ने एंट्री कर दी फॉर्म 4D में बता दिया, फिर उसके बाद हमने देखा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर रूल्स। हर एक एलएलपी पे ये रूल्स लगते हैं। फर्स्टली एलएलपी हैव टू आइडेंटिफाई कि सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर आखिरकार है कौन। आपने आइडेंटिफाई कर दिया एसबीओ को, एसबीओ को एक डिक्लेरेशन फाइल करना है एलएलपी बैन 1 में, ठीक है। आपने फाइल कर दिया है डिक्लेरेशन एलएलपी के पास, एलएलपी आरओसी को बताएगी एलएलपी बैन 2 में, और एक रजिस्टर मेंटेन होगा एलएलपी बैन 3 में। एंड दैट इज इट अबाउट आवर चैप्टर। तो ये हो चुका है स्वाहा हमारे प्यारे से चैप्टर का, ठीक है। क्या हो चुका है, ये स्वाहा हो चुका है आपके प्यारे से एलएलपी वाले चैप्टर का, ठीक है। क्या कोई डाउट, किसी भी तरह की परेशानी? दुख है, दुख, यहाँ पर दुख है मुझे बहुत। उफ, beneficial partners are the one who are buying shares electronically as a normal person. How do they know कि सी बेटा बेनिफिशियल पर्सन को कब फॉर्म फाइल करना रहेगा ना नेहा, इस चीज का ध्यान रखना है। जनरली क्या होगा, उनको फॉर्म फाइल करना रहेगा जब उनका एक इंटरेस्ट से इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है उनका एलएलपी में, तभी उन्हें फॉर्म फाइल करना रहेगा। ओहो ओहो, इतनी खुशी, इतनी खुशी, ठीक है। और फाइल करना होता है। स्वाहा हो गया है। लुक्स लाइक आई नीड अ वेरी शॉर्ट रेस्ट, फिर मेरा तो क्या ही बोलो, हाँ लॉन्ग रेस्ट चाहिए मुझे तो। यस आदित्य, चलो। एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन? तुम्हें ना कुछ बताती हूँ, जरा रुको, कहीं नहीं जाना रे बाबा।
तुम्हें पेपर बता रही हूँ मैं। यस, अभी जो पेपर आया था ना, वो पेपर में एलएलपी का क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ। मजा आ गया मैम, लगने ही नहीं देते हो बोरिंग कुछ भी। थैंक यू सो मच नेहा, दैट इज माय मोटिव कि कुछ बोरिंग ना लगे आप लोगों को। तो मैं क्वेश्चन बताती हूँ, मैं विसल ब्लोइंग वाला। खबरदार हाँ, जाने की कोशिश मत करना, कोई बाय बाय नहीं हो रहा है अभी। एलएलपी का पेपर बता रही हूँ मैं तुम्हें, जो एलएलपी का अभी December 24 में आया था। देख कर जाओ, पास्ट ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन तो बोलते हैं हम लोग, पर देखना नहीं है, अभी टाइम है ना हमारे पास। कहाँ गया हमारे एलएलपी का विसल ब्लोइंग, मल्टी स्टेट फाइनेंशियल हेल्थ। हाँ जी, ये देखो, पढ़ो इसे, पढ़ा जा रहा है। क्या बोलता है, एमएनसी एलएलपी अ कंसल्टिंग फर्म, गाइस प्लीज लिसन हियर। एमएनसी एलएलपी कंसल्टिंग फर्म में बहुत सारे सीरियस एलिगेशन आए फाइनेंशियल मिसकंडक्ट के, जिसमें एक सीनियर पार्टनर भी इन्वॉल्व है, हु इज कुमार, हु वाज अक्यूज्ड ऑफ फॉल्सिफाइंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इस कुमार ने क्या किया था, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को फॉल्सिफाई किया था, ऐसा उस पर इल्जाम लगा हुआ है। एम्प्लॉयज फील अनसेफ रिपोर्टिंग दीज कंसर्न इंटरनली अंटिल प्रिया। एम्प्लॉयज को पता था कि यार ऐसा हो रहा है, सीनियर पार्टनर ने कुछ तो फॉल्सिफाई किया, कुछ तो गलत किया, पर एम्प्लॉयज को डर लग रहा था। तब तक एक प्रिया, एक जूनियर कंसल्टेंट थी, उसने डिसाइड किया टू ब्लो द विसल। उसने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया है, मैं बताने वाली हूँ, टू ब्लो द विसल। शी सबमिटेड अ फॉर्मल कंप्लेंट अलॉन्ग विद द एविडेंस टू द विसल ब्लोअर कमिटी। विसल ब्लोअर कमिटी के पास उसने क्या किया, कंप्लेंट सबमिट करी, साथ में एविडेंस सबमिट किया था, साइटिंग सेक्शन नंबर 31 ऑफ एलएलपी एक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करता है विसल ब्लोअर को फ्रॉम एनी रिटेलिएशन, कि उनके साथ कुछ भी यहाँ पर गलत ना हो। व्हाट आर द प्रोटेक्शंस प्रोवाइडेड टू प्रिया फॉर रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट। अभी प्रिया ने मिसकंडक्ट तो रिपोर्ट कर दिया, उसको क्या प्रोटेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं, सबसे पहले विसल ब्लोइंग कॉन्सेप्ट लिखोगे आप, क्योंकि यू कैन सी कि बहुत ही छोटे मार्क्स था, 3 मार्क का क्वेश्चन था। विसल ब्लोइंग क्या होता है, और कर दिया है तो जिस भी पर्सन ने विसल ब्लो किया है, ही कैन नॉट बी सस्पेंडेड, थ्रेटन्ड, हैरेस्ड, डिमोशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसको हर एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, किसी भी मैनर में ऐसा नहीं होना चाहिए। कहना इसे ईजी था बहुत ये वाला, कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप SBIL में हमेशा देखने वाले हो कि ऊपर से क्वेश्चन दिखेगा कि केस लॉ है, बट इफ यू विल सी द लास्ट पार्ट तो कैसा लगेगा कि यार ये जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही इजी है, एकदम डायरेक्ट पूछा गया है। एम आई वेरी क्लियर? यस प्रियांशी, तो ये आपके ना December 24 का ही पेपर है। द रीजन मैं आपको क्यों बता रही हूँ, सो दैट यू गाइस हैव अ कॉन्फिडेंस कि जो हमने पढ़ा है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऊपर से दिख रहा है केस लॉ, पर नीचे से कैसे डायरेक्ट है ना कि क्या प्रोटेक्शन मिलेगी प्रिया को फॉर रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट। दैट्स इट, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, बट आई विश कि आप पूरा का पूरा एलएलपी चैप्टर रिवाइज करके आओ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। सो प्लीज 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 वॉट यू हैव टू डू इज, आपको यहाँ पर रिवाइज करना है, साइमल्टेनियसली मेरे साथ रिवाइज करना है, बिकॉज इस चैप्टर में लिमिट्स हैं। आप चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो लिमिट्स का, स्मॉल एलएलपी का, कंट्रीब्यूशन का, ऑडिट कब करानी है, CS इन प्रैक्टिस से वेरीफाई कब कराना है, एक छोटा सा एक पेज में चार्ट बना दो। ठीक है, आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये नहीं कि हम क्यों करें दीदी, सब कुछ मिलता नहीं है ना, बना बनाया नहीं मिलता, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समस्या? ओहो so thank you so much for patiently listening, thank you so much for your support. Please let me know कि आपको ये lectures कैसे लग रहे हैं. Your feedback is very important, your feedback is very crucial. You can give your feedback by giving ratings. So that is it from my side. Please revise and then come for the next lecture. ठीक है, so that's it from my side. खूब खूब अच्छे से पढ़ो. Just make yourself proud, make your parents proud, make me proud. Bye bye.